चलो ध्यान दो, देखें क्या नाम है आज। पहले सिद्धांत का अपने निर्मितवाद का, सामाजिक निर्मितवाद है ना, सोशल। इसका उच्चारण क्या करेंगे, इसको बोलो देखें एक बार। विज में आ जाए या विश लिखा हुआ तब भी यह जो वाइगोत्स्की के संदर्भ में मान सकते हैं इस शब्द को। कहाँ के विद्वान थे वाइगोत्स्की? रूस के। और किताबों के नाम है जो पहले पूछे गए हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। थॉट एंड लैंग्वेज है, पेडागोजी ऑफ एडोलसेंट है, केवल एडोलसेंस आ जाए तो होल, स्टैनले होल। प्ले एंड इट्स रोल इन मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो इन पुस्तकों के नाम आएंगे, देखो पेडागोजी ऑफ एडोलसेंट है, थॉट एंड लैंग्वेज है, और डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड है, उसमें मेंटल डेवलपमेंट की बात की है खेल के संदर्भ में। ये सारे याद रखने हैं। पूरा नाम क्या है? लेव सिमानोविच वाइगोत्स्की। तो रूस में नाम ऐसे ही होते हैं। तीन कारकों को महत्वपूर्ण मानते हैं। अब यहाँ से पक्का याद रखेंगे, यहाँ से एक बढ़िया मल्टीपल चॉइस में क्या है, चार ऑप्शन रहते हैं। तो जब भी तीन आए तो फिर समझ जाओगे यहाँ से प्रश्न बनेगा। एक तो हो गई कौन सी अंतःक्रिया? सामाजिक अंतःक्रिया। एक हो गई संस्कृति, और एक हो गई बालक की खुद की भाषा। ये भाषा लिखा हुआ है, ऐसे याद रखना अपने को। अब वो दे देगा कि जो वाइगोत्स्की है उनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास में जो महत्वपूर्ण कारक नहीं है, तो फिर तीन तो ये ऑप्शन आएंगे, अंतःक्रिया है, संस्कृति है, भाषा है, और एक बढ़िया कोई शब्द दे देगा शानदार, स्मृति आई, कुछ ऐसा शब्द लेके आ जाएगा। तो अपने को थोड़ा ध्यान रखना है। जब भी देखो तो इसको प्रश्न के रूप में देखना है ना, कि ये प्रश्न बने तो चौथा ऑप्शन अलग जाना चाहिए। अब ये प्रश्न आया हुआ है रीट में 2021 में, तो इसकी बात कर लेते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं वयस्कों और वयस्कों के साथ परस्पर क्रिया। इसको आज यहाँ से समझेंगे अपन, क्या लिखा हुआ है ना। तो सामाजिक अंतःक्रिया है, उससे जो बड़े हैं वो बातचीत करेंगे, वहां से वो सीख जाएगा। वाइगोत्स्की मानव, अब पूरी डिटेल पढ़नी है अपने को तो पढ़ लेते हैं। मानव मन का विकास सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया के माध्यम से होता है। मन एक संयुक्त सांस्कृतिक निर्मित है जो वयस्क व बच्चों की अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। वाइगोत्स्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज और सांस्कृतिक संबंधों को महत्वपूर्ण माना। कुल मिलाकर एक जो केंद्रीय भाव है वो अपने को समझना है कि जो समाज की संस्कृति है, जो सामाजिक अंतःक्रिया है, कुल मिलाकर बालक उस समाज में रहता है, उस संस्कृति को देख कर धीरे 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 जो सीखता है। सामाजिक रचनावाद के जनक के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो अभी बात कर ली हमने सामाजिक रचनावाद। अब हम जो एक जगह और पढ़ते हैं किसी और को, बांडुरा, बांडुरा को क्या पढ़ते हैं? सामाजिक संज्ञानात्मक, है ना। तो सामाजिक संज्ञानात्मक शब्द अलग है और सामाजिक निर्मितवाद अलग है ना। चलो हाँ, मैं क्लास में हूँ अभी। वो ये पिंदर भैया से बात करो। हाँ, आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या बात कर रहे थे अपन? हाँ, उसका नाम आ जाए, किसका नाम आ जाए? बांडुरा का नाम आ जाए। तो बांडुरा का नाम आ जाए तो उसके साथ है जो कौन, कौन सा नाम आता है? सामाजिक संज्ञानात्मक, है ना। सामाजिक संज्ञानात्मक। हाँ यार, बोर्ड वास्तव में इसको चेंज नहीं कर पा रहे हैं, जबकि ये सिस्टम में जो करना चाहिए था बहुत जल्दी, बहुत पहले ही, लेकिन कोई बात नहीं। तब तक इस बात को पूरा कर लेते हैं। सामाजिक संज्ञानवाद में क्या है, मतलब उसका मूल भाव क्या है? इसमें जैसे संस्कृति अंतःक्रिया है, ऐसे कैसे, और इसमें देख कर नहीं, अंतःक्रिया करके, है ना। ये थोड़ा बेसिक अंतर है। उसमें संस्कृति का नाम आता है क्या? नहीं आता। सामाजिक संज्ञान, है ना। ठीक बात है। अच्छे से अपने दिमाग में जो कहानी होनी चाहिए। मैं जो बहुत साधारण एक विद्यार्थी की बात कर रहा हूँ, जो बहुत औसत आईक्यू वाला विद्यार्थी है, वो क्या कभी कभी मिलते जुलते नामों से परीक्षा में और माइनस मार्किंग का लफड़ा अलग से है अपने। तो जब भी कोई मिलती जुलती बात आए तो ऐसे घर पे ही जब बैठ कर पढ़ रहे हो तो जब भी नोट्स बना रहे हो, जैसे कोई ये पढ़ रहे हैं लेव वॉच किया गया, जैसे खाली साइड में जगह है तो थोड़ा सा उसमें ऐसे लिख लो कि भाई बांडुरा है, बांड्रा लिख देगा, बांडुरा पढ़ लो ऐसे। तो उसका है जो सामाजिक संज्ञान है, और उसका कोई एक मेन पॉइंट है जो वहां लिख दो, ताकि थोड़ा सा विचारधारागत जो अंतर है दोनों सिद्धांतों में वो अपने दिमाग में रहे। जब भी रिवीजन करेंगे तो दोनों साथ में जब नजर आते हैं तो अंतर आराम से कर पाता बन जाए कि क्या पूछा है। और एक चीज ये भी देखी होगी, कभी भी हम तुलना करते हैं तो ज्यादा याद रहता है ना, कम करके। किताबों में बहुत बार सारणी आती है कि भाई संज्ञान में ये है, व्यवहार में ये है, थोड़ा क्लियर होता है और दिमाग में।
वाइगोत्स्की के अनुसार ज्ञान बाह्य वातावरण में स्थित तथा सहयोगी रहता है। तो कुल मिलाकर बाह्य वातावरण है जो महत्वपूर्ण हो गया इनके लिए। संज्ञानात्मक विकास की प्रकृति है जो सामाजिक है, उसके अनुसार हमारे स्वयं का विकास दूसरों मॉडल अनुकरण द्वारा होता है। हम किसी एक आदर्श का अनुकरण करते हैं और उससे हमें जो क्या होता है सीखते हैं। सामाजिक वातावरण के विभिन्न पक्षों जैसे परिवार, समुदाय, मित्र, विद्यालय के बच्चों के विकास में भूमिका पर बल दिया गया है। अधिगम तथा विकास सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण में मध्यस्थता करते हैं। तो ये चीज की और ध्यान रखनी है। सामाजिक के साथ कुल मिलाकर बांडुरा वाले में शायद सांस्कृतिक शब्द कहीं नहीं है, नहीं आया है। और यहाँ पर नया है, एक थोड़ा सा इनका जो विचार है वो क्या है, सांस्कृतिक वातावरण। आज भी ये जो बहुत सारे स्कूल हैं, बहुत सारे सिस्टम ऐसे हैं जिनमें केवल और केवल इन्वायरमेंट और जो मित्र मंडली है उसके कारण से लोग आगे उनको ज्यादा फॉलो करते हैं, वो शायद तक इससे जुड़ी हुई कहानी। बालक ज्ञान का निर्माण सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में करता है। ठीक है ना, संदर्भ उसके दिमाग में दो रहेंगे, समाज और संस्कृति। सांस्कृतिक उपकरण क्या क्या है ये भी पूछ सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। तो उसमें एक तो क्या है, अभी ऊपर ही पढ़ लिया हमने, सामाजिक अंतर्क्रिया के अलावा एक संस्कृति और एक भाषा की बात की थी, तो भाषा हो गया। एक हो गया क्या, ये मानचित्र, इसको संज्ञानात्मक मानचित्र के रूप में ले सकते हैं। एक हो गया क्या, परंपरा, हमारी पुस्तकें, मीडिया, कैलकुलेटर को भी इसमें शामिल किया है, तो सब ध्यान रखना है। ठीक है ना, सांस्कृतिक उपकरण नहीं है ऐसा कोई प्रश्न बना दे तो। परिवार, समुदाय, मित्र और विद्यालय बालक के विकास में भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये संस्कृति में आगे लगभग उसके संपर्क में आने वाले मॉडल वगैरह यही मिलेंगे। परिवार हो गया, परिवार माता पिता हैं, बड़े जो भी हैं। समुदाय में और भी समाज का कोई प्रभावशाली व्यक्ति है वहां से सीखेगा। मित्र मंडली का तो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता ही है। विकास के स्तर, इसमें उन्होंने 3 स्तर बताए हैं। ये शायद हमने पढ़ रखे हैं बहुत अच्छे से पहले, है ना, इसी में थोड़ी ज्यादा माथापड़ी भी की थी पहले, तो अच्छे से याद भी है। पहला है वास्तविक विकास स्तर। इसका मतलब क्या है, जहां पर बालक को किसी बाहरी व्यक्ति की मदद की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसको क्या कहेंगे, वास्तविक विकास स्तर। जहां तक वे बिना किसी मदद से ही अपने कार्य हैं जो कर सकते हैं। ठीक है। फिर है जेड जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, याद किया ना, समीपस्थ, समीपस्य नहीं है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। और इसमें गतिशील प्रक्रिया है, उसको पढ़ लेते हैं थ्योरी को, फिर समझते हैं और कुछ अपने हिसाब से। ये गतिशील प्रक्रिया है, ये कठिन कार्यों की एक सीमा है जिन्हें वह अकेला नहीं कर सकता, लेकिन कुछ योग्य, बड़े व कुशल सहयोगियों की सहायता से कर लेता है। निकटस्थ विकास, समीपस्थ विकास का सिद्धांत इसीलिए इसको कहा जाता है। उसके अनुसार बालक अपने माता पिता तथा सहयोगी की सहायता से ज्ञान का निर्माण करता है। तो माता पिता और जो सहयोगी हैं वो एक तरीके से वहां पर उसके लिए जो आगे पढ़ेंगे उसमें आ जाएगा, क्या कहलाएंगे, MKO, है ना, मोर नॉलेजेबल अदर। वाइगोत्स्की के अनुसार कार्य करने की वह सीमा बच्चे के लिए अकेले बहुत कठिन हो, लेकिन अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो, तो जो कहलाती है, क्या कहलाती है, समीपस्थ विकास क्षेत्र। संभाव्य विकास के स्तर, जिसमें वे सार्थक व महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सहायता प्राप्त करने में सक्षम है, के मध्य का स्तर समीपस्थ विकास क्षेत्र कहलाता है, जोनो प्रोक्सिमल डेवलपर है। अभी बात कर ली हमने इसकी। तो कुल मिलाकर जेपीडी की वापस यहाँ पर बात कर रखी है। इसके निर्माण में MKO और पाइट, मचान, स्केप होल्डिंग योगदान देते हैं। ये शायद तक खूब भी शब्द आया हुआ स्केप होल्डिंग के बारे में, है ना, पहले बात भी की हमने इसमें। MKO में कुशल ज्ञान वालों की सहायता लेता है। मोर नॉलेजेबल अदर्स, यह सहायक अधिगम की प्रणाली है। वाइगोत्स्की के अनुसार विचारों, मूल्यों, तकनीकियों, भाषा का ज्ञान बालक बड़े व्यक्ति जैसे माता पिता, शिक्षक के सहयोग से सीखता है। और ये जो उसको सिखा रहे हैं ये उससे ज्यादा नॉलेज रखते हैं, इसीलिए नाम क्या रख दिया उन्होंने, सिंपल सा, मोर नॉलेजेबल अदर्स। वाइगोत्स्की के निर्मितवादी दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम के लिए सहायता के स्तर में परिवर्तन को सम्मिलित करने की तकनीक कहलाती है, क्या कहलाती है, स्केप होल्डिंग। आलंबन, ढांचा, निर्माण, ये बहुत सारे जो नाम है इसके तो ध्यान रख लेना। एक अल्पकालिक सहायता है, थोड़े ये ध्यान रखना, लगातार नहीं, वो जब तक सीखेगा नहीं तब तक के लिए है ना। इसका उदाहरण भी उन्होंने जो किससे जोड़ा था, कि जैसे कोई एक मकान बनाते हैं तो जब तक वो पूरा नहीं बनता तब तक उसके चारों तरफ एक स्ट्रक्चर रखते हैं जिसकी सहायता से कारीगर वगैरह हैं, मजदूर है जो वहां पहुंच सकते हैं, कोई भी रंग रोगन करना, प्लास्टर करना कर सकते हैं। वो वाली कहानी है शायद। सामाजिक अंतःक्रिया के रूप में दी जाती है, छात्र के निष्पादन को बढ़ाता है, धीरे धीरे बिना समर्थन के बालक निष्पादन को बनाए रखता है। यह एक तकनीक है जो सहायता के स्तर में परिवर्तन करती है। संवाद ढांचा निर्माण का महत्वपूर्ण उपकरण है। बच्चों के पास अव्यवस्थित व असंगठित संप्रत्यय होते हैं, जबकि कुशल सहायक के पास क्रमबद्ध तार्किक संगत विचार होते हैं। बच्चे और कुशल सहायक संवाद के परिणाम स्वरूप बालक के विचार ज्यादा क्रमबद्ध, संगठित, तर्क संगत और औचित्यपूर्ण होते हैं। ऐसी मानसिक संरचना जिसे बालक नए कार्यों को करते समय या नया चिंतन करते समय उनका उपयोग कर सकते हैं। यह ऐसा सामाजिक अंतःक्रिया है जिसके शिक्षण सत्र के दौरान दिए गए समर्थन से
छात्रों के निष्पादन के वर्तमान स्तर के साथ फिट करने की कोशिश की जाती है, ताकि बच्चा फिर धीरे धीरे बिना समर्थन के ही निष्पादन को उत्तम बना के रख सके। जैसे संकेत, इशारे, उदाहरण वगैरह, है ना, ये सारी चीजें हैं जो एक तरीके से वो पाठ के रूप में काम करेंगी। मूल भाव क्या है इसका, बोल के बताओ। देखिए ये जो शब्द लिखा हुआ आपने, स्केप होल्डिंग, अपने बिल्कुल देसी अपनी भाषा में इसको अपन क्या कह सकते हैं, एक लाइन में अगर समराइज करना हो तो क्या? हाँ, चेला देना, है ना? बिल्कुल ठीक है, ये शब्द हो सकता है। और क्या कह सकते हैं इसको, और कोई उदाहरण, जैसे प्रत्यक्ष उदाहरण, कि भाई यहाँ पर ये क्लास चल रही है और इसमें जो ये गतिविधि है ये एक तरीके से स्केप होल्डिंग का काम कर रही है, ऐसा कुछ। हम्म, क्या? हाँ, अगर कोई ट्रिक वगैरह बनाते हैं बाद में धीरे धीरे उसको अपन सीख जाते हैं, ये हो सकता है। और कुछ किसी को लग रहा हो? बाकी इसके जो प्रश्न है वो अपन देख रहे हैं, प्रश्न मुझे लग रहा है कि एकदम सरल है, उसकी थोड़ी सी लैंग्वेज देखते ही पता चल रहा है कि इसमें जो क्या शब्द है। कुल मिलाकर जेड पी डी शब्द है। एक कहीं ऐसे भी आया था क्या, किसी और विद्वान में नाम आ गया, कंफ्यूज हुए थे ऐसा, स्केप होल्डिंग में और किसका नाम आता है? ब्रूनर, है ना? तो ये है जो इसका फाउंडर कौन मानेंगे? वाइगोत्स्की, है ना? वाइगोत्स्की याद रखना, ठीक है। इन्होंने जो शब्द दिए हैं देखो, जेड पी डी है, एक आया था कौन सा, ओ एम के ओ है, एक क्या आया था, स्केप होल्डिंग, है ना? तो ये तीन शब्द, और कोई शब्द है क्या? यही है। तो इनके तो फुल फॉर्म तो अपने को पता चल गई, जैसे जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है, मोर मोर नॉलेजेबल अदर है, और स्केप होल्डिंग का अपने को हिंदी में एक सामान्य अर्थ समझ में आ रहा है कि कोई एक जो सपोर्ट सिस्टम होता है उसको क्या नाम दिया इन्होंने, स्केप होल्डिंग नाम दिया, है ना? तो जैसा प्रश्न बनेगा वैसे उस आधार पर आंसर देना आपने। किसी भी विद्यार्थी को अधिगम और समस्या समाधान हेतु दी जाने वाली सहायता क्या कहलाती है? तो अधिगम और समस्या समाधान हेतु दी जाने वाली सहायता शब्द लिखा है ना, सपोर्ट की बात की है, तो क्या हो जाएगा, स्केप होल्डिंग। सहायता देने वालों को क्या कहा गया, एम के ओ कहा गया। और जो निष्पादन स्तर है उससे अगले स्तर तक ले जाने के बीच का जो क्षेत्र है उसको कौन सा जोन कहा गया है, संभावित विकास क्षेत्र या जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। इन्होंने पारस्परिक शिक्षण अवधारणा दी, जिसके एक शिक्षक व चार छात्र मिलकर सहयोगी अधिगम समूह बनाते हैं, जिसमें किसी बिंदु पर बातचीत करते हैं, इसमें प्रश्न करना, जिसके छात्र उत्तर देते हैं, शिक्षक फिर सारांश बताता है, महत्वपूर्ण बिंदु का स्पष्टीकरण करता है, अंत में विषय वस्तु के छूटे भाग के प्रति पूर्वानुमान करते हैं। इस प्रक्रिया से पठन क्षमता का विकास होता है। तो ये भी एक उदाहरण ध्यान रख लेना। शिक्षक है जो कितने विद्यार्थियों को सिखा रहे हैं, केवल चार विद्यार्थियों को, है ना? और नाम क्या रख दिया उसका, क्या नाम रख दिया, पारस्परिक शिक्षण। सहयोगी अधिगम अवधारणा, छात्र समूह बनाकर एक सामान्य लक्ष्य के लिए एक दूसरे के सहयोग से सीखते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, और और क्या करते हैं, और क्या लिखा हुआ था, हमारी जो तीन स्मृति पढ़ी ना हमने, एक तो सेंसरी या अल्पकालीन, एक कार्यात्मक और एक दीर्घकालीन। तो सेंसरी के बारे में ऐसे पढ़ा था कि वो कुछ सेकंड के लिए होती है ना, तो नजर तो आ रहा था लेकिन कुछ सेकंड तो हो गए तो फिर खत्म है कहानी। क्या सब था, एक दूसरे के सहयोग से सीखते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, मदद करते हैं और शिक्षण भी करते हैं। तो चार पॉइंट आ गए एक तरीके से, है ना? एक तो क्या हो गया, प्रोत्साहन, एक हो गया क्या, मदद, कोई चीज नहीं आ रही है तो बताना, और एक फिर बात हो गई क्या, शिक्षण। तो सहयोग, प्रोत्साहन, मदद, मदद एक ही बात है, सहयोग वैसे। वाइगोत्स्की ने दो बालकों पर प्रयोग किया, पियाजे की तरह अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया, आंतरिक संभाषण निजी को चिंतन का उपकरण माना। अब यहाँ पर एक नया शब्द और आया है जिसके बारे में थोड़ी बात करनी पड़ेगी, वो है क्या, आंतरिक संभाषण, निजी चिंतन। इसका मीनिंग है जो, अच्छा हाँ, तो ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है। क्या आया था प्रश्न, क्या आया था, गलत हुआ था? यस। हाँ, इसके बारे में बातचीत की तो थी हमने, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसे डीप शायद डिटेल में बातचीत नहीं हुई होगी। तो किन किन के सही हुआ था ये अभी, प्रीलिम्स वाले में जिन्होंने सही किया वो हाथ खड़ा करो, फिर बात, आंतरिक संभाषण वाला ज्यादातर के सही हुआ ना? काड़ू के गलत हुआ था? ये बात, क्या प्रश्न किया था आप बताओ, जो गलत होता है वो याद रहता है। अच्छा, आंतरिक संभाषण के बारे में जो किसने बात की ये सब पूछा, तो वाइगोत्स की याद नहीं है? एक तो कौन था, अच्छा ए और बी दोनों ऑप्शन आ गए जो गड़बड़ हो गई। और हम क्या सरल सरल की तरफ बढ़ना चाहते हैं ना थोड़ा,
और लगता भी ऐसे ही है कि वहाँ दोनों होंगे तो ठीक है। अब आंतरिक संभाषण का मतलब क्या है वो बताओ, जिनके सही हुआ था वो बताओ। आंतरिक संभाषण का मीनिंग क्या समझा? जैसे हमने कोई टॉपिक पढ़ लिया, मन ही मन हम चिंतन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, मतलब खुद कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं, तो ये एक तरीके से क्या कहलाएगा? आंतरिक संभाषण। और संभव तो है ऐसा, खुद ही प्रश्न पूछ जैसे वो एक ट्रिक की बात की थी ना, टेक्निक पढ़ने की, क्या बोलते हैं उसको? फ्लैश कार्ड। तो फ्लैश कार्ड क्या है? आंतरिक संभाषण ही है ना, खुद ही प्रश्न पूछ रहा, खुद ही आंसर दे रहा विद्यार्थी। भाषा विचार संज्ञानात्मक विकास में भाषा और चिंतन महत्वपूर्ण है। निज भाषा को महत्वपूर्ण माना है। ये निज भाषा जो आंतरिक संभाषण में यूज होती है। और भाषा के तीन प्रकार बताए: सामाजिक, आत्म, स्व केंद्रित व व्यक्तिगत भाषा। समाज में आप इंटरेक्शन कर रहे हैं, वहां सामाजिक भाषा हो गई, और जो आंतरिक संभाषण है उसमें आत्म भाषा। भाषा विकास की अवस्था क्या क्या है, तो इसके भी अवस्थाएं दे रखी है, तीन है क्या? बात करो देख। भाषा विकास की अवस्था पहली है कौन सी? सहज। और इन्होंने अंग्रेजी में भी सहज ही लिखा है, तो बढ़िया, ऐसे याद रख लेना। इस अवस्था में बालक कोई भी शब्द धीरे धीरे आराम से सीखता है, आसानी से सीख लेता है, कोई चिंतन नहीं करता है वह क्यों कर रहा है। इस अवस्था में अधिगम कराने के लिए चित्र का प्रयोग किया जाता है, तो वो कौन सी अवस्था है? सहज। और हमें ऐसे कहा जाता है वैसे भी कि कोई भी परिस्थितियां जो जब खराब हो जाती है, मतलब खराब हो जाती है मतलब कठिन परिस्थिति है, उस समय हमें जो कैसा बनना होता है? सहज। जितना हो सके उतना सहज रहना होता है, तो फिर चीजें जो कंट्रोल में आ सकती हैं। तो बालक भी यहाँ पर क्या कर रहा है देखो, धीरे धीरे आराम से, तो उसको कहेंगे सहज अवस्था। फिर दूसरी हो गई अहम केंद्रित। अहम शब्द जब भी आता है तो बालक है जो दूसरों के बजाय किसको ज्यादा महत्वपूर्ण मानने लग जाता है? खुद को। इस अवस्था में वह अपने आप को महत्वपूर्ण समझता है और अपनी बातों को दोहराते रहता है। अहम केंद्रित अवस्था हो गई। और एक हो गया फिर लास्ट में इनर स्पीच, आंतरिक भाषण, जो कि परीक्षा में भी आया था, ऐसी बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना वापस नहीं आ जाए। आत्म नियमन और चिंतन के लिए भाषा का उपयोग किया जाता है। बालक मन मन में पढ़ने लगता है तथा सोचने लगता है। यही बात हमने की थी कि भाई खुद ही पढ़ रहा है, किताब लेके बोल नहीं रहा जोर से, और जो पढ़ा है उसके बारे में फिर वापस अपने आप से बात कर रहे हैं कि क्या पढ़ा है। और वैसे विद्यार्थी हैं उसको जो आंतरिक संभाषण करना चाहिए, थोड़ा मुझे लगता है ज्यादा क्लियरिटी आती है ना, उसको हमने जो अलग नाम दे रखा है, क्या नाम दे रखा है? रिकॉल मेथड। रिकॉल के लिए बना भी रहे हैं हम। कोई विद्यार्थी जैसे ये पीडीएफ है उसको चला के रख देंगे तो पूरी यूनिट है उसका रिवीजन कर सकता है बढ़िया। वाइगोत्स्की ने, और ये सिस्टम है जो क्यों बना रहे हैं उसका कारण समझ में आएगा बहुत बार। क्या हम जब ये शायद बहुत जगह सुनी भी होगी, अभी अपने वो सर का वीडियो चलाया था उसमें भी एक जगह आया था ऐसे कि हम 5-10 पेज पढ़ लेते हैं लेकिन पता नहीं होता है कि उनमें क्या पढ़ा। बहुत बार ऐसे समय निकल जाता है। इसमें जैसे ही एक शब्द भी देखेंगे तो अपना दिमाग एक्टिव नहीं रहेगा तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो उसका आंसर देगा दिमाग, क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे, बाकी नहीं बढ़ेंगे। वाइगोत्स्की ने चिंतन के लिए अवस्था बताई जो कि निम्नलिखित है: एक सी वस्तुओं को इकट्ठा करना, ये इसमें कुछ है ही नहीं समस्या। सृजनात्मक रूप से चिंतन, चीजों को अपनी तरफ से जोड़ना, प्रत्यक्षीकरण करना। संप्रत्यात्मक चिंतन, संप्रत्यय को समझकर उत्तर देना, और भाषा उसके लिए जरूरी है। वाइगोत्स्की का अधिगम सिद्धांत समाज संस्कृति को महत्व देता है। इन्होंने समायोजन को भी महत्वपूर्ण माना है, कहा कि समायोजन के लिए अधिगम महत्वपूर्ण है। यह सब ध्यान देना, समायोजन के लिए अधिगम महत्वपूर्ण माना है इन्होंने, ठीक है, अधिगम के लिए समायोजन नहीं। वाइगोत्स्की के अनुसार चिंतन व भाषा दोनों ही स्वतंत्र रूप से पहले विकसित होते हैं और बाद में आपस में धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। आत्मभाषा, अब ये थोड़ी अवधि है जो पूछ ले बाई चांस, क्योंकि अपने कर्मचारी चयन बोर्ड में तो हमने बात की है ना, शॉर्ट प्रश्न पूछने का प्रयास करेंगे वो। तो आत्मभाषा तो कितने वर्ष से? 3 से 7 वर्ष के बीच में। और सामाजिक भाषा का डेवलपमेंट है जो 2 वर्ष। ये थोड़ा एक फैक्ट दे रखा है तो इसको ध्यान रख लेना। निजी संभाषण है जो चिंतन में सहायक होता है, ये ठीक है। खेल व भाषा, वाइगोत्स्की ने खेल के विकास को महत्वपूर्ण माना। किताब का नाम ही आया था प्ले, आया था। ये वो जो मेंटल डेवलपमेंट है उसमें जो उसका यूज है। तो खेल के विकास को महत्वपूर्ण माना है, जिसमें वह आत्म अनुशासन, आत्म संतुष्टि, आत्मबोध व आत्मनियमीकरण, सारे शब्द जो आत्म वाले हैं तो याद रख लेना। क्या क्या शब्द आए हैं बोलो एक बार। हाँ, ये है जो कहाँ सीखता है? खेल में, खेल के दौरान। सामाजिक व सांस्कृतिक कारकों को मानव विकास व अधिगम में महत्वपूर्ण माना है। दोनों ही कारक की बात कर चुके हैं अपन। संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारक व भाषा महत्वपूर्ण है, तो तीन ही शब्द हो गए अंत्यक्रिया के अलावा, जो संस्कृति है और भाषा। बालक भाषा का प्रयोग न केवल सामाजिक संप्रेषण में अपितु स्व निर्देशित, ये जो अभी इनर स्पीच की बात करे थे ना, इनर स्पीच है जो बहुत बार अपने आप को जो निर्देशित करने में भी यूज होता है। कार्य करने, व्यवहार हेतु योजना बनाने, निर्देश देने, मूल्यांकन में जो यूज होता है। इस भाषा को निज भाषा भी कहते हैं, निजी भाषा भी कहते हैं। जबकि पियाजे ने निजी भाषा को आत्म केंद्रित व अपरिपक्व माना। अब ये बीच में जो तुलना आ गई, किससे तुलना आ गई? पियाजे से, ठीक है।
पियाजे भी मानते हैं कि निजी भाषा भी होती है, लेकिन पियाजे मानते हैं कि वो जो इस पर केंद्रित होती है, केवल आत्म केंद्रित होती है और पूर्णता नहीं होती, अपरिपक्व होती है। वाइगोत्स्की ने बाल्यावस्था में विचारों का महत्वपूर्ण साधन ही किसको मान लिया है? निजी भाषा को मान लिया। तो ये थोड़ा सा एक बेसिक अंतर हो गया पियाजे और वाइगोत्स्की में। क्या अंतर है? पियाजे हैं जो कम महत्वपूर्ण मानते हैं और कौन ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? वाइगोत्स्की। ठीक है। अवधारणा मानचित्र या संकल्पना नक्शा, कंसेप्ट मैपिंग। तो यहाँ से टॉपिक चेंज है क्या, या इसी में चल रहा है? अलग है? चलो ठीक बात। तो अब तक हमने जिसको पढ़ा है उस विद्वान का नाम बोलो देखिए। लेव वाइगोत्स्की। सिद्धांत का नाम क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक निर्मितवाद, या सामाजिक निर्मितवाद शब्द है तब भी यही है ना? तीन महत्वपूर्ण बातें थी, क्या क्या थी? सामाजिक अंतःक्रिया, संस्कृति और भाषा, ये तीन महत्वपूर्ण है, यही है। फिर इनमें कुछ शब्द आए थे, शब्दों में है जो जेडपीडी का फुल फॉर्म बता दो क्या? ऑप्टिमल डेवलपमेंट। और एम क्या होगा? डेवलपमेंट। और एक और था कुछ, स्केप होल्डिंग का मतलब क्या है? सपोर्ट सिस्टम, है ना? क्या कहेंगे? सपोर्ट सिस्टम, जिसकी सहायता से जो बालक ज्ञान का निर्माण करता है या सीखता है नई चीजें, जो भी है पूरी कहानी। और फिर हमने जो डिटेल में और जो बातें की थी उसमें एक आंतरिक संभाषण या निजी भाषा ऐसा कुछ शब्द भी आया, वो भी क्लियर रखना। क्या है इनर स्पीच? बालक अपने आप में है जो बात करता है अपने आप से, है ना? और उसको जो क्या कहा? निजी संभाषण कहा है। और उसमें ये दो तीन शब्द आए थे, ईगो सेंटर, सहज सीखना, एक फिर ईगो सेंटर्ड, और एक और कोई शब्द था, ये क्या है? हाँ, ये जो शब्द आए थे इनके बारे में बताओ ना। जैसे पहला था सहज सीखना, आराम से धीरे धीरे सीखता है, टेंशन नहीं लेता है कि भाई ये क्या है क्या नहीं। फिर है जो ईगो सेंटर्ड में अपने आप पर केंद्रित हो जाता है, अपनी बात है उसको ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है। एक शब्द और क्या था? फिर आंतरिक संभाषण था, तो उसमें जो निजी भाषा आ गई। ठीक है, ये है क्या तीनों पॉइंट? भाषा विकास की अवस्था है। ठीक है, ओके, ऐसे समझ में आनी चाहिए। अब आगे बढ़ सकते हैं ना? अवधारणा मानचित्र या संकल्पना नक्शा। फाउंडर कौन है? जोसेफ डी नोवाक जोकोविच। तो कोई खिलाड़ी का नाम है? क्या खेलता है? टेनिस का प्लेयर है। तो इस अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग है जो जोसेफ, जोसेफ होना चाहिए, जोसेफ है, ठीक है, डी नोवेक शब्द है, 60 में किया था। और उत्पत्ति है जो किससे हुई है? निर्मितवाद से। निर्मितवाद ही पढ़ रहे हैं अपन, और नक्शा अपन क्या करते हैं? नक्शा बनाते हैं। ठीक है, तो निर्मितवाद ऐसे याद रख लेना। तो संकल्पना मानचित्र है ना, उसमें निर्मितवाद की बात करते हैं। ये ज्ञान की संरचना को स्पष्ट करने के लिए प्रभावी उपकरण है। अब यहाँ पर ये जो एक शब्द है ना, इस शब्द को अगर ध्यान रखिए तो ये नोएक ने जो भी थ्योरी दी है पूरी अपने दिमाग में, जो आराम से एग्जाम में कोई प्रश्न आएगा गलत नहीं होगा। कोई भी चीज अपन सीख रहे हैं उसको क्लियर करना, अगर क्लियरिटी लानी है तब फिर किसका उपयोग किया जाता है? अवधारणा मानचित्र। अपन माइंड मैप पर बहुत सारे शब्द है जिसके लिए यूज करते हैं। समस्या केंद्रित व छात्र केंद्रित दोनों है, समस्या पर भी फोकस कर सकता है और बच्चे पर भी। ठीक है, छात्रों को क्या सीखना चाहता हूं पर बल दिया जाता है, बालक यदि क्या सीखना चाहता है उसकी बात करता है। अवधारणाओं के संबंधों को चित्र द्वारा, ऐसे डायग्राम वगैरह वैसी चीजें बनाकर सिखाने का प्रयास करते हैं। जानकारियों को श्रेणीबद्ध संरचना में, जो वर्गीकरण बोलते हैं अपन, लेबल तीर के साथ जोड़ता है। कुल मिलाकर ऐसे अपन जो फांगड़े बनाते हैं वो फांगड़े इसमें आएंगे। ज्ञान को संगठित रूप में व्यक्त करता है। जैसे मान लो एक छोटे बच्चे को अपन जो पेड़ पेड़ है उसके अवयव के बारे में बता रहे हैं, तो पेड़ लिख दिया एक वृत्त में, फिर उससे जोड़ दिया कि उसमें जड़ें होती हैं, पत्ती होती है, फूल होते हैं, तना होता है, फल नहीं होता है क्या? एक और लिख सकते हैं साइड में, फल होते हैं ऐसे। अब इसका यूज क्या है? यहाँ दो तीन चीजें आई हैं, ये महत्वपूर्ण है, देखो इस पे ध्यान देना। अभी एक बात की, हम जब भी पढ़ रहे थे तो भाई वाइगोत्स्की जैसा जैसा एक सामाजिक शब्द मिलता जुलता बांडुरा भी है, तो हमने ये बात की थी, वो लिखा हुआ है उसी के पास में जो क्या कर दो, एक चित्र ऐसा कुछ बना के और उसको लिख दो। जब भी साथ में देखोगे तो क्या होगा बोलो? स्पष्टता रहेगी मस्तिष्क में भी, सामाजिक से रिलेटेड एक व्यक्ति ये है, ये बात कर रहा है, एक ही है, ये सेम कहानी है जो इसमें है। अब यूज क्या क्या है देखो, अर्थ ग्रहण को बढ़ाने, अर्थ ग्रहण है जो, और क्या होगा इससे? क्लियरिटी आएगी तो बढ़ेगा, स्वाभाविक सी बात है। पाठ्यक्रम की योजनाओं के विकास में, किसी भी प्रकार की आप प्लानिंग कर रहे हैं उसमें जो चीजें सिखानी है उसमें काम आ जाएगा। क्रमिक त्रुटियों को समाप्त करने में, बहुत बार है जो सीक्वेंशियल जो त्रुटियां रहती है अपने साइकोलॉजी में हो चाहे और जगह भी, बहुत बार ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें वो क्रम पूछता है कि इसका सोपान होंगे, इसका ये होगा ऐसा।
तो इस तरह से अगर सेट करते हैं तो वो ज्यादा बढ़िया हो सकता है। अंतर विषय पाठ्यक्रमों को विकसित करने में ऐसा सिलेबस जिसमें जो विषयों के प्रति एक दूसरे के प्रति इंटरेक्शन हो। पाठ्यक्रम बनाने में भी हो ही सकता है। व्यवस्थित करना, ज्ञान को अनुदेशनात्मक सामग्री का चयन करना, छात्रों के मध्य चर्चा को एक आधार प्रदान करना। जैसे ये आ गया है, अब आप चर्चा करना चाहते हैं, अब खूब चर्चा कर सकते हैं। ऐसा एक मैप आ गया सामने, फिर बातचीत की आगे बढ़ाई जा सकती है। अर्थ निर्माण के तरीकों को विकसित करने में कोई भी बालक है जो कौन उसके संज्ञान में जो चीजें नहीं जुड़ेगी, नई मीनिंग जुड़ेंगे, वो भी ज्यादा प्रॉपर। मार्टिन पी कॉन्सेप्ट मानचित्र अर्थपूर्ण प्रासंगिक शैक्षणिक रूप में ज्ञान व छात्रों के लिए दिलचस्प है। कुल मिलाकर रुचि बढ़ाने की बात कही है इस पॉइंट में। नवीन ज्ञान को पूर्ण ज्ञान के आधार पर विकसित करने में, ये पूर्ण लिखा हुआ पूर्व होगा शायद, है ना? क्या होना चाहिए? पूर्व ज्ञान के आधार पर विकसित करने में, जो पुराना ज्ञान है उसके पास, उसको और बढ़िया किया जा सके, नया बनाया जा सके, नई चीजों को जोड़ा जा सके, नए ज्ञान की रचना करने में उपयोगी। पूर्व ज्ञान है उसको अपडेट करना और नया कुछ और सिखाना तब भी। अर्थपूर्ण अधिगम की अवधारणा डेविड आसुबेल ने जो 2000 में दी थी। पूर्ण अधिगम से नवीन अधिगम को सम्मिलित करना, अवधारणा मानचित्रण इस पर आधारित है। तो थोड़ा सा इसको डेविड आसुबेल का नाम भी पढ़ते हैं ना कहीं पर। इन्होंने जो क्या बात की है, मेन कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ से क्या शब्द निकल गया है? अर्थपूर्ण अधिगम की अवधारणा, ठीक है ना? अर्थपूर्ण अधिगम की बात है जो किसने की है? डेविड आसुबेल ने। ठीक है, बहुत लेटेस्ट है, लेकिन लगभग ये जो माइंड मैप है, ये जिसकी कॉन्सेप्ट मैपिंग की बात कर रहे हैं, वो भी एक दूसरे से जो को रिलेट है, ऐसे याद रखें। निर्मितवाद उपागम की उपयोगिता। अब ये कौन से वाद की उपयोगिता की बात आ गई है? निर्मितवाद की। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट जो चल रहा था कंप्लीट हो गया है। किस विद्वान का है? जोसेफ डी नोवा। नाम क्या दिया? अवधारणा अवधारणा मानचित्रण या संकल्पना नक्शा। ठीक है, 1960 भी ध्यान रख लेना, वैसे परीक्षा में पूछते नहीं है लेकिन। और उत्पत्ति है जो निर्मितवाद से हुई है, और किसी भी प्रकार से ज्ञान की संरचना है उसको क्या करने के लिए उपकरण है ये? स्पष्ट करने के लिए, क्लियरिटी लाने के लिए। ठीक है ना? श्रेणीबद्ध लेबल थी वगैरह इस तरह से व्यक्त करते हैं। एक बढ़िया उदाहरण भी दे रखा है। उपयोगिता में हमने बात कर ली, अर्थग्रहण हो, चाहे पाठ योजनाएं हो, चाहे त्रुटियां खत्म करना हो, या जो विषयों का इंटरनल सिलेबस तैयार करना हो, व्यवस्थित और अनुदेशनात्मक सामग्री का चयन करना हो, या बच्चे जो बातचीत कर रहे हैं, आप जाके बच्चों से बातचीत कर रहे हैं, उसको बेस प्रदान करना हो, अर्थ निर्माण के तरीके या रुचि प्रदान करनी हो, पुराने ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जो एडजस्ट करना हो, या नए ज्ञान की रचना करनी हो, ये सारी चीजें इसमें आ जाएगी। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, बोलो? निर्मितवाद उपागम की उपयोगिता के बारे में। तो अब तक हमने जितनी चीजें पढ़ी हैं उसके बारे में ही है ये कहानी। छात्र के लिए उपागम सक्रिय अधिगम होता है। कुल मिलाकर छात्र को निर्मितवाद है उसमें हर जगह आया कि भाई उसको काम करना पड़ेगा, सक्रिय रहना पड़ेगा। तो सक्रिय रहेगा तो फिर अधिगम भी ज्यादा प्रॉपर होगा। संप्रेषित कौशलों का विकास, जैसे वार्तालाप, सभी सामाजिक अंतःक्रिया की बात हो, चाहे और भी बहुत सारी चीजें, तो वहां पर संप्रेषण कौशल डेवलप हो रहे हैं। ज्ञानात्मक योग्यताओं का विकास, बालक को चिंतन का मौका दिया जा रहा है। आंतरिक भाषा की इतनी बातें की थी हमने, और बहुत समस्या समाधान, किसी चीज के बारे में जानना, समस्या समाधान करना। बालक है जो बहुत ज्यादा किस प्रवृत्ति का होता है? जिज्ञासु प्रवृत्ति का। तो ये है जो उसको निर्मितवाद उसको मौका देता है कि उसकी जिज्ञासा जो संतुष्ट हो। सतत और समग्र मूल्यांकन के सहायक अधिगम स्थानांतरण। कुल मिलाकर अधिगम है उसका क्या होगा? इससे स्थानांतरण भी होगा और अनवरत रूप से वो चलता रहेगा। चीनी पियाजे ज्ञान न तो पूरी तरह वस्तुओं के अनुभव से और नहीं करता पर जन्मजात प्रोग्रामिंग से, लेकिन लगातार निर्माणों से आगे बढ़ता है। कुल मिलाकर कंसिस्टेंस की बात इन्होंने की। निर्मितवादी उपागम ज्ञान निर्माण की विधियां। तो इसमें जो भी आए थे ये कॉन्सेप्ट मैपिंग अभी हमने पढ़ा जस्ट, है ना? समस्या समाधान है, जांच पड़ताल है, सामाजिक जांच है, या फिर निर्मितवाद कक्षा में पाठ्यक्रम है किस तरफ से चलना चाहिए, पूर्ण से अंश की तरफ। ये भी हमने पहले पढ़ लिया सर, सारी विधियों के नाम आ गए कि इसमें इनका यूज किया जाता है। अब अलग है कि संरचनात्मक निर्मितवाद। कौन है? जेरोम ब्रूनर। पुस्तक है रिलेवेंस ऑफ एजुकेशन, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, स्टडी ऑफ थिंकिंग, द कल्चर ऑफ एजुकेशन टुवर्ड ए थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये तो किताबें 4-5 हो गई हैं और ये पूछी गई हैं, तो ध्यान रख लेना। ए स्टडी ऑफ थिंकिंग की बात आ जाए, बाई चांस नाम आ जाए, तो कौन है? जेरोम ब्रूनर है। रिलेवेंस ऑफ एजुकेशन नाम है, क्या है किताब का नाम? रिलेवेंस ऑफ एजुकेशन। संरचनात्मक निर्मितवाद में ये चीजें जो काम आएगी। प्रोसेस ऑफ एजुकेशन है, रिलेवेंस है, चाहे प्रोसेस है, चाहे स्टडी ऑफ थिंकिंग है, चाहे कल्चर ऑफ एजुकेशन है। तो ये ऑफ एजुकेशन बहुत जगह है। ऑफ एजुकेशन यहाँ भी लिखा है, ऑफ एजुकेशन यहाँ भी लिखा है, ऑफ एजुकेशन यहाँ भी लिखा है।
और एक इंस्ट्रक्शन की बात की है, एक किसकी बात की है, थिंकिंग की। तो रिलीवेंस की बात की है, प्रोसेस की बात की है, कल्चर की बात की है, तो एजुकेशन के संदर्भ में एक स्टडी ऑफ थिंकिंग है और एक है थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन, है ना। थोड़ा सा ऐसे दिमाग में अपन भी क्लियर करेंगे तो बढ़िया रहेगा। कौन है बोलो, जेरोम ब्रूनर है। और बहुत बार के एग्जाम में ऐसे भी फायदा रह जाता है, दो चार बार हमने पढ़ रखा है तो बाकी ऑप्शन ही ऐसे आते हैं कि फिर लग जाता है कि यही सही होगा, तो भाई इसकी तो किताबें थी, इनके तो नाम ही नहीं आए। ये हिल्दा तवा का नाम हमने वहां पढ़ा था, शिक्षण विधियों में नाम आया था। कौन सी विधि थी, छठे नंबर पे पढ़ा था, बताओ दे। इसका खुद के नाम से ही है ना, महिला है नहीं, टेम्बा बाउमा की बहन है ऐसा लग रहा है। टेम्बा बाउमा खिलाड़ी है ना, कहाँ का है, साउथ अफ्रीका का कैप्टन है शायद, है ना, क्रिकेट टीम का। ब्रूनर ने पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को अधिक विकसित करते हुए चिंतन में भाषा को अधिक महत्व दिया। अब यहाँ ब्रूनर की कहानी है जो शुरू हो गई है, ध्यान दो देखें। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को अधिक विकसित करते हुए, इसका मतलब क्या है, पियाजे और जो ब्रूनर है वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। पियाजे ने पहले दे दिया था अपना सिद्धांत, तो पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास था उसको और डेवलप करने का काम है जो किसने किया है, ब्रूनर ने किया। चिंतन में भाषा को अधिक महत्व दिया। कुल मिलाकर अब ध्यान रखेंगे, भाषा को जो ज्यादा महत्व दिया, तो अब लफड़ा रहेगा। भाषा को महत्व तो और भी किसी ने दिया है, वाइगोत्स्की ने दिया है, बिल्कुल आंतरिक। हाँ, लेकिन वहां पर नहीं, भाषा केवल भाषा शब्द आएगा तब भी वाइगोत्स्की को मानना पड़ेगा अपने को, ठीक है ना। तो प्रश्न की प्रकृति कैसी है उसको देखना, आंतरिक शब्द ये ज्यादा वहां जोर के साथ हैं तब तो फिर क्या कर देंगे, सही वाइगोत्स्की कर देंगे। और चिंतन में भाषा को अधिक महत्व देने की बात करता है और वाइगोत्स्की ऑप्शन नहीं है, तो फिर क्या करना सही अपने को, ब्रूनर। ब्रूनर के सिद्धांत को त्रिज्य निर्मितवाद, कौन सा निर्मितवाद कहते हैं, त्रिज्य निर्मितवाद कहा जाता है, क्योंकि इनके अनुसार ज्ञान व्यक्तिगत रूप से निर्मित होता है, ये ज्ञान उसे विशिष्ट वातावरण या परिस्थिति में प्रदान किया जाता है। तो कुल मिलाकर जब ज्ञान है जो व्यक्तिगत रूप से निर्मित होता हो तो उसको क्या कहा जाता है, त्रिज्य निर्मितवाद, ऐसा याद रख लेना। विशिष्ट वातावरण या परिस्थिति में उसको जो मिलना चाहिए, ऐसा कुछ इन्होंने बात की है। अब हम ब्रूनर को पढ़ रहे हैं और तुलना दूसरों की आ गई है थोड़ी बीच में, पेज मिसिंग थोड़ी है, यही क्रम चल रहा है। हम्म, ब्रूनर और जीन पियाजे हैं या वाइगोत्स्की के साथ। हम्म, ये पुरानी नई किताब का लफड़ा है क्या। नई किताब किसके पास है, जिसकी, हाँ ये लगभग मैंने जिसकी पीडीएफ बनाई थी उसी के लगभग की है जो, मैं किसके लिए लाया था ना किताब, अभी जो इससे पहले जस्ट थोड़ी बड़ी वाली किताब। हाँ ये फॉरवर्ड करो इधर से आगे। तो इसमें तो वाइगोत्स्की आ रहा है ना, सही है ये, तो वाइगोत्स्की आ रहा है, वाइगोत्स्की पढ़ लेते हैं हम। हम्म, लो। और इसमें क्या दे रखा है, ब्रूनर और पियाजे, है ना। पियाजे को ही पियाजे लिख दिया है। कुल मिलाकर थोड़ा मामला मुझे लग रहा है ये गड़बड़ है मामला, लेकिन ऊपर की हेडिंग को देख के लग रहा है कि ये बताना तो उन्हीं के बारे में चाह रहे हैं। चलो जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लो, इनके दो के बीच में अंतर स्पष्ट हो जाएगा, उससे फिर और देख लेंगे ना, अभी ये किताब देख। संज्ञानात्मक विकास जन्म से किशोरावस्था तक, ये किसने माना है, पियाजे ने माना है। और वो मानते हैं संज्ञानात्मक विकास, वाइगोत्स्की मानते हैं कब हो जाएगा, जन्म के समय हो जाएगा। बालक सीखने के लिए अपने वातावरण पर काम करता है, कौन कह रहा है, जीन पियाजे कह रहे हैं। सामाजिक विकास संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। कुल मिलाकर यहाँ पर है जो सामाजिक जो वातावरण है उसका प्रभाव मानता है। बालक एकल मन होता है, पियाजे क्या मानते हैं, बालक एकल मन होता है, किसी और व्यक्ति का फर्क है जो उससे नहीं पड़ता है। जबकि वाइगोत्स्की मानते हैं कि बालक एक वयस्क या सहकर्मी जो बच्चों की तुलना में अधिक समझता है उसके सहयोग से सीखता है, एकल नहीं होता है। दूसरे जो लोग बाग हैं उनको मॉडलिंग वाला जो थ्योरी है वो आ जाएगी। बालक को अनेक क्रियाओं को सीखने में हाथ भी सहायता करते हैं, ये मानते हैं कि ऐसा नहीं है। प्रत्येक बालक को अपने स्वयं के ज्ञान का निर्माण करना होता है, समाज की सहायता से करता है। वाइगोत्स्की में तो पढ़ा हमने एम के और ये सब, इसमें पढ़ा था। विकास से अधिगम की बात करते हैं। अधिगम है जो कैसे होगा, विकास होगा तो अधिगम होगा, ये क्या करें, अधिगम होगा तो विकास होगा।
आंतरिक भाषा को अपरिपक्व माना, ये सब पढ़ के आए अपन, अंतर में कहीं आया था कि ये महत्वपूर्ण नहीं मानते, ये चिंतन का उपकरण मानते हैं, आंतरिक भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं। फिर ये परिपक्वता को महत्वपूर्ण मानते हैं, ये शब्द दे रहे हैं, इससे ये अगले वाला पॉइंट ऑटोमेटिक आ रहा है कि परिपक्व होगा तभी सीखेगा। जबकि वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि परिपक्वता का बहुत फर्क नहीं पड़ता है, स्वयं खोज करके सीखता है। किसने कहा ये? पियाजे ने कहा। पियाजे के सिद्धांत का नाम क्या है? संज्ञानात्मक। बस यहाँ होती है कौन सी अंतः क्रिया? सामाजिक अंतः क्रिया, और उससे सीखता। विचार पहले और भाषा बाद में, या भाषा पहले और विचार बाद में। वाइगोत्स्की और पियाजे का अंतर थोड़ा सा अपन ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है ठीक काम लग जाएगा। अब आगे उनके अनुसार का मतलब क्या है? ये ब्रूनर के अनुसार, ठीक है। बीच में ये जो शायद सारणी है इधर उधर हो गई है गड़बड़, लेकिन ठीक है, अब हो गई तो कोई बात नहीं, अपने जो भी समझ में आया वो समझना है। जब नोट्स बनाओ तो थोड़ा प्रॉपर सेट कर लेना इसको। उनके अनुसार बालक अपनी अनुभूति की मानसिक रूप में 3 तरीकों द्वारा बनाता है, तो ये बात ब्रूनर ने कही थी। पहला है क्या? सक्रियता, है ना, इनेक्टिव। बालक है जो क्रिया द्वारा व्यक्त करना, जैसे दूध की बोतल देखकर हाथ पैर व मुंह चलाना, ये हो जाएगा उसका क्या? सक्रियता। फिर है दृश्य प्रतिमा, आइकोनिक, मन में दृश्य प्रतिमा बनाकर अनुभूति की अभिव्यक्ति करना। अपने मन में इमेजिन करेगा किसी चीज को, इमेज बनाएगा और उसके आधार पर जो अनुभूति अभिव्यक्त करेगा। फिर है सांकेतिक, सिंबॉलिक, भाषा के संकेतों से अनुभूति की अभिव्यक्ति। अब भाषा के संकेतों का मतलब क्या है? कोई भी शब्द बोल रहा है, कोई आवाज कर रहा है, वो कहानी इसमें आ जाएगी। तो तीनों ये शब्द बताओ देना। एक तो इनेक्टिव था, है ना, एक आइकोनिक था और एक सिंबॉलिक था। ये सब ध्यान रख लेना, बाई चांस पूछ लेंगे भी कौन सा नहीं है इसमें है तो। ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, तो पहली है, अब ये वो वाली बात हो गई, अलग अलग विद्वानों ने सबने अपनी अपनी तरफ से अवस्थाएं दे रखी हैं, उनमें तो ये तीनों हमने पढ़ ली। पहली कौन सी थी? इनेक्टिव, दूसरी आइकोनिक, तीसरी सिंबॉलिक। तो उनकी अवस्था का वो वर्ष वगैरह भी याद रख लेना। 0 से 18 माह या 2 वर्ष तक क्रिया का चरण है, जहां पर ये अपन इनेक्टिव अवस्था जिसको बोलते हैं अपन, और वही है कहानी पूरी की पूरी अभी पढ़ के आ गए अपन। मूर्ति निदान अवस्था, प्रतिमा, उसको आइकोनिक स्टेज बोलेंगे अपन। 2 से कितने साल है? 6 साल है। और एक और है स्टेज, कुछ विद्वान है जो 2 से 7 भी मानते हैं, तो मान लेना, कोई तकलीफ नहीं है ना, इन्होंने 2 से 7 नहीं, 2 से 6 मानी है। इस अवस्था में प्रत्यक्षीकरण, मानसिक प्रतिमा, कुल मिलाकर मानसिक प्रतिमा नाम से ही पता चल रहा है ना, इधर नाम लिखा हुआ है मूर्त, या फिर अनुप्रतीकात्मक या प्रतिमात्मक, तो उससे ही समझ में आ जाएगा अपने। वास्तविकता का चरण है, बोधात्मक क्षेत्र की प्रतिमाओं का चरण है। हर जगह जो प्रतिमा शब्द यूज किया है इन्होंने, तो उस हिसाब से ध्यान रख लेना। फिर तीसरा है प्रतीकात्मक अवस्था, सिंबॉलिक स्टेज, 6 या 7 साल से लेके 13 वर्ष तक। कुछ विद्वान है तो कितने साल तक मान रहे थे आइकोनिक को? 7 तक, तो 7 से और 6 तक ये मानते हैं ब्रूनर, तो 6 या 7 से 13 वर्ष तक। अब ये थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा, मुझे लगता है यहाँ अपने को फोकस करना चाहिए 13 वर्ष वाले पर, ठीक है ना। बौद्धिक विकास की सर्वश्रेष्ठ अवस्था शब्द चरण कहा जाता है ना। कौन सा चरण है? शब्द चरण है। बौद्धिक विकास की सर्वश्रेष्ठ अवस्था कौन सी है ब्रूनर के अनुसार? बौद्धिक विकास की सर्वश्रेष्ठ अवस्था कौन सी है? 4 ऑप्शन आएंगे, कौन सी बताओगे? सिंबॉलिक, ठीक है, प्रतीकात्मक अवस्था। बालक अनुभवों को भाषा के माध्यम से व्यक्त करना सीख जाता है। समय, दूरी, भाषा जो उसमें महत्वपूर्ण होती है। विचार आंतरिक भाषा है। अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका है। कक्षा शिक्षण में अंतर्दर्शी चिंतन पर बल, अन्वेषण विधि पर बल है, संबद्धता पर बल है। ये सारी कहानियां जो आ जाए। संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था का वर्णन है जो ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया है? ये आ ही गया प्रश्न, देखो 2016 में आया था। तो इंद्रिय गति, क्रियात्मक प्रतिनिधान है, प्रतिमा, प्रतीकात्मक और इंद्रिय गति काल, ऐसा कोई शब्द यूज नहीं किया है। अब कुछ विद्यार्थियों को लग रहा है कि ये अगर आ जाए परीक्षा में तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या नहीं करेंगे, अंग्रेजी देख लेंगे, ठीक है ना, अंग्रेजी में मिल जाएगा उसका आंसर। थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी यहाँ से सीखेंगे, और अंग्रेजी सीख रहे हैं इसका अपने अंग्रेजी में फायदा रहेगा। अंग्रेजी भी तो पढ़नी है अपने को, 9 क्वेश्चन अंग्रेजी की बताएंगे, तो इनके शब्द है जो थोड़े ध्यान रखना। कौन कौन सी अवस्था है एक बार अंग्रेजी में बोलो देखो? आइकोनिक और सिंबॉलिक, है ना, तो आने लग गई। इनेक्टिव में 0 से लेके 18 महीने या 2 वर्ष, फिर 2 वर्ष से 6 या 7 वर्ष, और 6 या 7 से 13 वर्ष। इसकी कोई ट्रिक बनाने की आवश्यकता लग रही है? सबसे पहले इनेक्टिव है, उसके बाद क्या है? आइकोनिक है, और उसके बाद क्या है? एक एक हमने ऐसा बनाया था आईएएस, है ना, लेकिन ये ईआईएस है, कुछ अलग लेवल का काम है, और ब्रूनर है, ठीक है। आईएएस तो किसके बनाया था? नहीं, वो विद्वान कौन सा था, कहाँ क्या पढ़ रहे थे? टिचनर वाले,
ठीक है, ऐसे याद रख लेना। संरचनावाद में है जो विलियम वुंटर टीचनर है, जो किसका एग्जाम देने जा रहे हैं, आईएएस का। और ये अपने भाई ब्रूनर है जो किसका एग्जाम दे रहा है, ईआईएस का। ब्रूनर का योगदान सर्पिल स्पाइलर पाठ्यक्रम अवधारणा, ये इसके बारे में पढ़ा था हमने कि भाई छोटी कक्षाओं में जो वो सिलेबस कैसा होना चाहिए, सरल होना चाहिए। फिर धीरे 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 कक्षा का स्तर बढ़ेगा, वैसे वैसे ही पाठ्यक्रम को क्या किया जा सकता है, कठिन बनाया जा सकता है। ऐसे ही है नहीं, स्पाइलर पाठ्यक्रम अवधारणा, इसका अगर हम चित्र बनाना चाहे तो ऐसे बनेगा शायद तक, इस तरह से वो आगे से आगे बढ़ता जाएगा। क्या है, बात करते हैं, देखिए। बालक के पूर्व अनुभवों तथा नई विषय वस्तु में समन्वय पर बल, विषय वस्तु जो भी दिखाई जाए वो एक अनुक्रम में बारंबारता से प्रस्तुत की जाए, जिससे बालक तार्किक रूप में कठिनाई के स्तर के अनुसार सीखे। इसके अनुसार शिक्षा बालक में व्यक्तिगत और सामाजिक रूप गुणों का भी विकास करती है तथा संज्ञानात्मक विकास के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण हो। 3 अवस्थाएं बताई हैं। बालक को ज्ञान की संरचना से परिचित करवाया जाना चाहिए। इसके लिए सर्पिल या कुंडलीय पाठ्यक्रम शब्द का प्रयोग किया है ना। पूर्व अनुभव से जोड़ना, अपनी संज्ञानात्मक क्षमता के अनुसार किसी संप्रदाय का निर्माण गहराई से करना व पाठ्यक्रम अन्वेषण खोज आधारित हो। बालक अपनी समझ का सामाजिक निर्माण करते हुए वर्गीकृत अधिगम तत्परता व स्केप होल्डिंग पर बल दिया है। ज्ञान की संरचना पर बल दिया है। संप्रदाय प्राप्ति प्रतिमान दिया है। जिज्ञासा, स्वतंत्र शिक्षार्थी पर बल दिया है। ये सारी की सारी कहानी कुल मिलाकर इसका जो मेन जिस्ट है वो क्या है, पाठ्यक्रम कभी भी शुरुआती दौर में बालक को जब आप पढ़ा रहे हैं तो बहुत ज्यादा कठिन नहीं होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए, जब आप पहली कक्षा का पाठ्यक्रम बना रहे हैं तो छोटा बच्चा है जो क्या क्या चीजें थोड़ी सी सीख के आएगा उसके आधार पर। अभी जैसे वर्णमाला सिखाते हैं अपने, तो वर्णमाला सिखाते हैं उसमें इसको फॉलो होता है। देखो उसमें बहुत सारे ऐसे चित्र बताए जाते हैं जिनको बालक है जो 5-6 साल की उम्र में पहले है जो सीख जाता है लगभग। जैसे कैसे कबूतर सिखाते हैं तो कबूतर के बारे में जानना आ जाता है उसको, है ना। खरगोश के बारे में थोड़ा पता चल जाता है, या गमला है, या और फलों के नाम के आधार पे बताते हैं। आज से आम बताते हैं उसको, है ना, ऐसे अनार बताते हैं। अनार हालांकि अपने एरिया में थोड़ा फिर भी सीख जाता है बालक धीरे धीरे, वही कहानी। लेकिन दूसरी क्लास में, तीसरी, चौथी, पांचवी में जब जाएगा, छठी क्लास में जाएगा, तो उस अनुभव के आधार पर जो सिलेबस को थोड़ा हाई लेवल दे दिया जाएगा। ब्रूनर ने कक्षा शिक्षण को अर्थपूर्ण बनाने पर बल दिया है। कक्षा शिक्षण है वो कैसा हो, अर्थपूर्ण हो। ये महत्वपूर्ण बात है, ऐसा भी कोई सत्य असत्य आ जाए तो अपने ध्यान रखना। ब्रूनर ये चाहते हैं कि जब कक्षा में शिक्षा मतलब कक्षा शिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, जैसे पढ़ा रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए। कौन सी विधि पर बल दिया है, इंडक्टिव पर बल दिया है। आगमनात्मक, तो ये अच्छे से ध्यान रखना है। कौन सा नियम चलता है इसमें, कौन से अंश की तरफ जाता है, पूर्ण की तरफ किधर जाता है, पूर्ण से अंश की तरफ, ठीक है। ब्रूनर ने अंतर्दर्शी चिंतन, किसी विषय के तत्कालिक ज्ञान पर बल दिया है। अब अंतर्दर्शी चिंतन है, इनर स्पीच है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर क्या है, अंतर्दर्शी चिंतन आएगा तो ब्रूनर सही करना है, इनर स्पीच आएगा तो वाइगोत्स्की। यही बेसिक अंतर हो गया एक तरीके से। विषय की संरचना पर बल दिया है, अन्वेषणात्मक सीखने की विधि पर बल दिया है। सीखने में अन्वेषण का प्रतिपादन क्या है, डिस्कवरी की बात भी किसने की है, ब्रूनर ने की। सीखने में सामाजिक संबद्धता, व्यक्तिगत संबद्धता पर बल दिया है। तत्परता व शिक्षार्थी द्वारा स्वयं कार्य को महत्व दिया है। सीखना सक्रिय रूप से सूचना का प्रक्रियाबद्ध करना, सूचना को प्रक्रियाबद्ध करना है माना। सीखने में स्वायत्तता पर बल दिया है। जेरोम ब्रूनर है जो अधिगमकर्ता को सजग, सक्रिय और समस्या समाधानकर्ता के रूप में मानते हैं। अब ये अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है। तो ब्रूनर है जो बालक को क्या मानते हैं, सजग, सक्रिय और समस्या समाधानकर्ता के रूप में मानते हैं। कोई एक और विद्वान बताओ जिसने बालक को क्या माना हो, कुछ ऐसा अलग याद आ जाए बाई चांस तो। वाइगोत्स्की ने क्या माना अधिगमकर्ता को, अरे दूसरों को देख कर सीखता है ऐसे बोलो ना कुछ। सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा, सांस्कृतिक ये चीजों के द्वारा सीखने वाला माना। इन्होंने क्या माना, सजग, सक्रिय और समस्या समाधान करता है। एक तरीके से बालक है जो समस्या का समाधान करता है। छोटा वैज्ञानिक माना किसी ने, पियाजे ने माना। ऐसे ये तुलना हो गई ना एक तरीके से। अधिगम एक लक्ष्योन्मुख क्रिया है जो अधिगमकर्ता की जिज्ञासा को शांत करती है। अधिगम को लचीला, अन्वेषणात्मक होना चाहिए। अधिगम की स्वायत्ता पर यह सब ध्यान रखना। लचीला शब्द जब भी आए परीक्षा में तो क्योंकि इन्होंने वो वलय की बात की, उस हिसाब से ये शब्द आ जाएगा। और उधर वो खोज की बात करें तो अन्वेषण हो ही जाएगा इसमें। बालक को किसी भी अवस्था में कोई भी विषय पढ़ाया जा सकता है। वाटसन ने तो क्या कहा था, आप कोई भी बालक ले आओ, मैं उसको कुछ भी पढ़ा सकता हूँ। और ये क्या करें, किसी भी अवस्था में कोई भी विषय है जो पढ़ाया जा सकता है। बालक को क्षमता के अनुसार शिक्षा देनी चाहिए। बुद्धि के विकास में प्रारंभिक 5 वर्ष सबसे महत्वपूर्ण है।
ब्रूनर तीन प्रक्रिया महत्वपूर्ण मानते हैं: नए ज्ञान व सूचना का अर्जन, नवीन ज्ञान, नवीन अर्जित ज्ञान का रूपांतरण, ज्ञान की पर्याप्तता की जांच। ब्रूनर ने अन्वेषण, उपागम में कार्यशीलता, अनुरक्षण व निर्देशन को महत्वपूर्ण माना। क्या क्या बातें हैं देखो, अन्वेषण उपागम में एक तो कार्यशीलता, एक अनुरक्षण और एक क्या, निर्देशन। अब ये इस सारणी की बात कर रहे थे क्या, समानताएं और असमानताएं। समानताएं तो क्या क्या है, ब्रूनर और पियाजे में तो बच्चे पूर्ववत अनुकूलन के आधार पर अधिगम करते हैं। बच्चों में एक स्वाभाविक रूप भाषा के विषय में जिज्ञासा होती है, ठीक है। कुल मिलाकर दोनों मानते हैं कि जिज्ञासा होती है, दोनों मानते हैं कि अनुकूलन के आधार पर अधिगम होता है। और संज्ञानात्मक संरचनाएं हैं जो समय के साथ है जो बदलती रहती है, विकसित होती रहती है। बच्चे अधिगम प्रक्रियाओं में सक्रिय सहभागिता लेते होते, दोनों मानते हैं ऐसा। फिर संज्ञानात्मक विकास की अंतिम चरण या सीमा प्रतीकों या संकेत चिन्हों के अधिग्रहण तक चलता है। प्रमुखता भी इन्हीं को दी गई है। संकेत चिन्ह अधिगम है जो इन्होंने माना है, प्रतीक होते हैं मतलब व्यक्ति के दिमाग में, बालक के दिमाग में। अब अंतर क्या है, असमानता क्या है? ब्रूनर विकास को एक सतत प्रक्रिया मानते हैं, जबकि पियाजे इसे विभिन्न चरणों की श्रृंखला मानते हैं। तो चरणों की बात किसने की है, पियाजे ने की है। और सतत बात है, जो सतत अधिगम होता है, सतत प्रक्रिया होती है, ऐसा किसने कहा है, ब्रूनर ने, ठीक है ना। ऐसे थोड़ा ध्यान रख लेना। ब्रूनर भाषा विकास को संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण कारक मानते हैं, जबकि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का एक परिणाम। भाषा सीखता है कोई भी बालक, तो पियाजे तो इसको मानता है क्या, परिणाम मानता है, और ब्रूनर क्या मानते हैं, कारक, है ना। भाषा है जो संज्ञानात्मक विकास का क्या है, कारक है, जबकि भाषा विकास पियाजे के अनुसार क्या है, संज्ञानात्मक विकास का परिणाम है। तो कारक ब्रूनर के साथ याद रखना और रिजल्ट किसके साथ याद रखना, पियाजे के साथ। ब्रूनर का मानना है कि संज्ञानात्मक विकास की गति को बढ़ाया जा सकता है, बच्चे के लिए तैयार होने का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। जबकि पियाजे का मानना है कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास स्तर और परिपक्वता के अनुसार स्वगति से होता है। कुल मिलाकर बात है स्वगति की और विकास स्तर और परिपक्वता। कुल पियाजे ऐसे मान रहे हैं कि बालक जब परिपक्व होगा तभी सीखेगा, है ना। और ब्रूनर क्या मान रहे हैं, अगर आप सिखाते रह रहे हैं तो वो जो इंतजार नहीं करना, बालक है जो सीख जाएगा। संज्ञानात्मक विकास की गति को, ये बाया लिखा हुआ है, इसको क्या समझेंगे अपन, हाँ, बढ़ाया, ठीक है। क्योंकि एक जगह लाइन आई ना, किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है, इसका मतलब इसकी स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। पियाजे मानते हैं कि स्तर और परिपक्वता के अनुसार है जो बालक सीखेगा, अपनी गति से सीखेगा, आपके बढ़ाने से है जो वो नहीं सीखेगा। ब्रूनर वयस्कों एवं अधिक ज्ञानी या जानकार साथियों की अधिगम प्रक्रिया में प्रतिभागिता को महत्व देता है, जबकि पियाजे ऐसा नहीं स्वीकार करते। ब्रूनर वयस्कों एवं अधिक ज्ञानी या जानकार साथियों की अधिगम प्रक्रिया में प्रतिभागिता को महत्व देता है। कुल मिलाकर आप जितना है जो प्रतियोगिता में भाग लेंगे, वैसे एक प्रतियोगिता का अपने यहाँ भी एक आइडिया दिया है विद्यार्थियों ने पूछने, तो ऐसा किया जाना चाहिए। अभी बात ही कर लेते हैं, प्रतियोगिता बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। देखो उन्होंने जो बात कही है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। अभी हम जितना जो भी पढ़ रहे हैं, मतलब चाहे अपने टीचर की एग्जाम हो, ये चाहे और जितने भी एग्जाम हो, राजस्थान में शायद कोई एग्जाम ऐसा नहीं होगा जिसमें क्या है जो सिलेबस में नहीं है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान। तो हर महीने तो एक टेस्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें केवल राजस्थान जीके और राजस्थान जीके भी ओवरऑल एक महीने में एक बार टेस्ट होना चाहिए। और सारे तैयारी करने वाले हैं जो उस टेस्ट को दे सकते हैं, ऐसी छूट होनी चाहिए। 10-15 रुपए जो भी पेपर का खर्चा आता है वो जो कॉस्ट उनसे ले लेने चाहिए, और फिर उसमें इनाम इनाम रख देना चाहिए। फर्स्ट फर्स्ट जने के 1000-2000 थोड़े ऐसे, ऐसा किया जा सकता है। हर महीने का लास्ट का जो संडे है उस दिन 100-150% राजस्थान जीके के हो सकते हैं। इससे क्या अवेयरनेस है, कोई भी विद्यार्थी है जैसे टाइम मिल रहा है तो राजस्थान जीके को महीने में एक बार कम से कम देखने का प्रयास करेगा, या उसके मन में कम से कम ऐसा तो रहेगा कि हाँ राजस्थान जीके को लेकर भी ये चीजें हैं इनको अपन पढ़ सकते हैं। और इसका बेसिक्स है वो ये से रखा जा सकता है। ये तो अपनी आरबीएससी की जितनी राजस्थान अध्ययन किताबें हैं, ये कला संस्कृति वाली 10वीं की एक किताब आई अभी जो, और ये 80% यहाँ से, और बाकी अपना कर्मचारी चयन बोर्ड आयोजित करवाता है जितने एग्जाम, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब है अपने पास एक मोटी सी, वहां से प्रश्नों को रखा जा सकता है। ऐसा किया जा सकता है कि बोलो, हर महीने में है तो एक टेस्ट हो जाए, मतलब एक साल में कितने टेस्ट हो जाए, 12। और साल भर तक कोई विद्यार्थी जिसको फॉलो करता है, साल भर तक अगर राजस्थान जीके थोड़ा जैसे टाइम मिलता है वैसे अगर पढ़ता है तो साल भर में तो एकदम कहानी अलग हो जाएगी। क्योंकि राजस्थान जीके उसके हर एक महीने में रिवीजन होगा, ऑटोमेटिक रिवीजन होगा, ठीक रह सकता है ये, है ना। और एक पहली रैंक है उसकी थोड़ी इनाम ज्यादा रखें, उससे क्या थोड़ा उसका बहुत बार होता है ना, इसमें अपन कर्षण शक्ति वेक्टर सर पढ़ रहे हैं
तो वो उसके कर्षण शक्ति का काम करेगा, लक्ष्य की ओर ले जाएगा। अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे विद्यार्थियों को लग सकता है कि ये तनाव भी दे सकता है, लेकिन तनाव नहीं देगा। हम जब भी कोई ऐसा कंपटीशन है जिसमें पूरे राजस्थान के विद्यार्थी से compete करते हैं, तो हम आज अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ किसी परीक्षा में अगर एक साल तक लगातार 12 ऐसे पेपर दे रहे हैं, अब भले ही अपने जो मतलब इतना समय है नहीं, जनवरी में हो जाएगा तो साल भी नहीं, फिर भी अगर ऐसा एग्जाम होता है तो जैसे एसटीसी वाले विद्यार्थी भी आ रहे हैं और भी कोई विद्यार्थी हैं जो बाहर से भी अगर आ रहा है पेपर देने, तो और माइनस मार्किंग जरूर रखेंगे इसमें, ज्यादातर संभावना रहती है इसकी माइनस मार्किंग की। तो इसमें क्या वो टकराने की उसकी संभावना भी नहीं रहेगी। टकराने का मतलब वे पहली रैंक पे इतने स्टूडेंट आ गए, दूसरे पे इतने आ गए, ऐसा लफड़ा भी नहीं रहेगा। तो इस पे सुझाव दो, ये मतलब मैं जो थोड़ा सा वो इसकी आउटलाइन बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा किया जा सकता है। सबको लगे तो ऐसा जो इसी महीने में शुरू कर देंगे, मतलब मई में, मई का लास्ट संडे कितनी तारीख है, 19 तारीख को, क्योंकि राजस्थान जीके को लेकर जागरूकता है जो बहुत जरूरी है, या नहीं है? चाहे राजस्थान पुलिस का कोई पटवारी का, चाहे ये अभी चतुर्थ श्रेणी हो, चाहे तृतीय श्रेणी का ही है अपना, और इसके अलावा और कौन सा एग्जाम हो रहा है, पुलिस है, और एक कोई एग्जाम है ना अभी जो हाल फिलहाल में ज्यादा चर्चा में चल रहा है, कौन सा है? फोर्थ ग्रेड वाला ही है ज्यादा चर्चा में, तो वही है। हाँ, तो ऐसे सारे विद्यार्थियों काम की चीज हो सकती है। और प्रश्नों को ऐसे रखेंगे, जैसे प्रश्न मान लो कितने प्रश्न रखने चाहिए पेपर में, एकदम बढ़िया लगे थोड़ा कि हाँ कुछ पढ़ा है आज, मतलब वो आए विद्यार्थी तो उसका है जो मतलब तेल का खर्चा निकल जाए प्रश्नों को देखकर। 200 प्रश्न रख ले, एक ही पेपर 200 प्रश्न है ना। अब 200 प्रश्न है, उनमें प्रश्नों की प्रकृति अपन जब भी जो भी बनाने वाले पेपर बनाने वाले हैं, एक तो ये ध्यान रखेंगे कि जो भी पेपर बनाने वाले हैं उनके कोई भी घर परिवार वाले सदस्य हैं उसमें भाग नहीं लेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं पेपर बना रहा हूँ तो मेरे से जुड़ा हुआ सीधा किसी विद्यार्थी को उसमें मौका नहीं मिलेगा, ये थोड़ी करना पड़ेगा। या फिर ऐसे ही टीचर ढूंढ के बनवाएंगे पेपर जिनका कोई ऐसा सीधा सीधा कोई कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहा या पेपर देने नहीं आ रहा, ताकि वो सूची तो बनी रहे। अपने यहाँ वैसे प्रयास ऐसा किया जाता है कि कोई धांधली का 1% कोई संभावना नहीं रहती। अब 200 प्रश्नों में से 200 ही प्रश्न ऐसे रखेंगे कि कोई जैसे प्रश्न आ गया है, जैसे मान लो पहला प्रश्न है, तो वो प्रश्न है जो बालक जब भी वो पेपर जैसे पेपर हल कर लिया उसके बाद जब घर पे जाके देख रहा है तो उससे रिलेटेड सारी चीजें उसके क्लियर हो। अभी जैसे करंट जीके मैंने 15 प्रश्न बनाए, वो 15 नहीं थे, कितने प्रश्न थे, 60 प्रश्न क्लियर हो रहे थे, क्योंकि उसका हर ऑप्शन है जो कुछ ना कुछ बता रहा है आपको, भाई इसके बारे में बता दे। गाँव के नाम सारे के सारे आ गए थे, तो कोई भी विद्यार्थी घर पे जाके या फिर उसको अगर अपन रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं, वापस जाके देख रहा है विद्यार्थी, तब भी उसका प्रॉपर वे में रिवीजन हो जाएगा। और हमेशा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है जो परिणाम बढ़ाती है, साल 2 साल में इसका असर भी आएगा। 11वीं क्लास से ही सारे विद्यार्थियों को इसमें परमिशन देंगे अपन, है ना। और बहुत नॉमिनल चार्ज चार्ज जरूर रखेंगे ताकि ये जो काटा बूटा नहीं हो, फोटो कॉपी का जितना क्या खर्चा लगता है उस हिसाब से। तो किसी विद्यार्थी को लगे, मतलब किसी विद्यार्थी को लगे कि और कोई सुझाव इसमें हो सकता है कि ऐसा किया जा सकता है, जैसे अभी प्रश्नों की बात कर ली हमने, 200 ज्यादा नहीं हो जाए, ऐसा किसी को लगे तो और सुझाव दे सकता है। और केवल राजस्थान जीके, है ना, राजस्थान जीके के अलावा और इसमें कुछ नहीं, ताकि सब विद्यार्थियों के लिए भी एक समानता वाली फीलिंग आ जाए सबको। बाकी तो एग्जाम में अपने हिसाब से जो सिलेबस अलग अलग होते हैं, जैसे अपने टीचिंग में जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी बहुत सारे और एग्जाम में उनमें नहीं आई, नहीं आएगी, राजस्थान पुलिस में नहीं आती है और भी। हाँ, और क्या एडवाइस, बोलो बोलो। हाँ, बोलना चाहिए। ऐसे ही ये तनाव मत दो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, अपने को तो आना है, पेपर देना है, बात खत्म। जैसे समय मिल रहा है वैसे पढ़ते रहो। ऐसी फालतू बातें मत करो यार। मुझे लगता है थोड़ी जागरूकता राजस्थान जीके में अपने को लानी पड़ेगी ना। राजस्थान जीके में अपना कोई विद्यार्थी हो, चाहे एसटीसी में हो, चाहे अभी और एक दो बैच की प्लानिंग भी चल रही है उधर, उनको जो भी पढ़ा रहे हैं उनको कहा जो उनको भी चच रही है, ये तो ठीक है। और इसमें क्या, जैसे अपन तैयारी नहीं कर रहे, मान लो कि ये इस महीने में जैसे पेपर है और अपन तैयारी नहीं कर रहे, तो कोई समस्या नहीं, अपना पूर्व ज्ञान है उसका उपयोग करना। कितने समय से राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं, ये भी तो क्षमता अपनी चेक करनी है कि जब मैं नहीं पढ़ रहा हूँ तब भी मैं राजस्थान जीके में कितना बढ़िया कर सकता हूँ, कितना सटीक अनुमान लगाता हूँ, कितना बढ़िया तरीके से मैं जो ऐसा प्रश्न है जिसके बारे में मुझे नहीं पता है तो मैं उसको छोड़ के आ सकता हूँ, मेरे में आत्मनियंत्रण है। ये चीजें भी तो ऐसे चेक होगी ना। और एक कंपटीशन का थोड़ा सा दायरा बढ़ाना चाहिए। और इसमें अपन है जो किसी का भी नामजद रिजल्ट घोषित नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये जो गलती हो रही थी अपने, इसमें सुधार कर लेंगे, केवल रोल नंबर के आधार पर आएगा, जो विद्यार्थी है उसको पता चल जाएगा, इसके अलावा किसी और को पता नहीं चलेगा। जो टॉपर रहेंगे उनकी घोषणा जरूर करेंगे, बाकी विद्यार्थी है जो अपना देख लेगा, बाकी से तुलना कर लेगा, बाकी का भी नाम पता होना उसको जरूर नहीं है।
देख लेगा इतने विद्यार्थी उसमें पीछे हो, है ना। ऐसा किया जा सकता है, थोड़ा ठीक रहेगा। राजस्थान जीके ही है तो सबके लिए जो सहज भी रहेगा, बाकी विद्यार्थी भी थोड़ा जुड़ेंगे, दूसरे विद्यार्थियों से प्रेरणा मिलती है। ऐसा भी है ना, टॉपर है तो भी यार इतने नंबर आ गए, कोई विद्यार्थी ऐसा भी है जो इतना टफ पेपर है उसमें इतने बढ़िया, टफ नहीं बनाएंगे, सरल ही रखेंगे मतलब, लेकिन इस लेवल का पेपर है इसमें इतने नंबर ला रहा है, अपन इतने नंबर ही ला रहे हैं, ऐसा कुछ है तो एक क्वेश्चन है जो 2 नंबर का रख देंगे, 150 क्वेश्चन रख देंगे, अपने पेपर की जैसा पैटर्न हो जाए, नीट वालों को सबसे ज्यादा फायदा हो जाए, है ना। 200 या 150, 100 ज्यादा कम हो जाएंगे, 200 थोड़ा मुझे लग रहा है भारी है, 150 ज्यादा ठीक है। और कुछ, हाँ ये भी पॉइंट आ गया कि भाई हम नोट्स बना रहे हैं, उलझ रहे हैं, तो ये से लफड़ा मत करो। और किसी के मन में कुछ हो इसको लेकर तो बोल जाओ बेटा, और अपन भूल गए ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है उसमें चला गया ये सारा, वो आगे बढ़ा लेंगे और क्या थोड़ा, है ना। नहीं, हाँ ये भी ऐसे मन में हो तो करंट जी के बिल्कुल नहीं, केवल और केवल राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान के चारों सेगमेंट आ जाएंगे। और उसमें भी अपन ऐसे प्रयास करेंगे कि मतलब उसको डिवाइड कर देंगे, पॉलिटी है उसका 25 मतलब कम परसेंट रख देंगे, बाकी का ज्यादा परसेंट रख देंगे, है ना। करंट जीके को नहीं, करंट जीके का अपने वैसे भी चल रहा है, हर टेस्ट में आगे आ जाएगा, 15-15 क्वेश्चन तो हर टेस्ट में रहेंगे। और करंट जीके क्या बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, करंट जीके में 1 साल पर बाद है तो उसका ज्यादा महत्व नहीं रहता है। कुछ चीजें रहती है लेकिन पूरी की पूरी चीजें महत्वपूर्ण नहीं रहती है, तो फिर वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ये क्या अपन ऐसे 2 4 5 साल आगे की प्लानिंग करके, क्योंकि किसी विद्यार्थी का हिस्ट्री जैसे है तो हिस्ट्री तो 5 साल बाद भी वही कहानी है, नहीं जुड़ेगी लेकिन पुरानी है वो बदलेगी नहीं। और भी नारायण जी, हाँ ऐसा कोई देखो, सही है ना, अनुभव का फर्क तो पड़ता है। तो ऐसा, और हर महीने एक ऐसी प्रतियोगिता है जिसमें 200, मतलब 200 मैं सोच रहा हूँ कि 200 विद्यार्थी आ जाएंगे तो काफी लेवल हो जाएगा इसका। 100 विद्यार्थी भी बैठ रहे हैं, 100 की एक मेरिट बन रही है, और उसमें अपना तो विद्यार्थी को पता तो चलता है। और जैसे नोट्स बन गए मान लो उस समय फ्री हो, तो एक महीने में जब की बार राजस्थान जी के आर पार, ऐसा कुछ प्लान करके अपन राजस्थान जी के बढ़िया मेहनत भी कर सकते हैं, और 1 2 महीने में ऐसे थोड़ा लोड ले लिया आपने, अप्रत्यक्ष रूप से एग्जाम में अपने बेनिफिट हो जाएगा, है ना। और सारे विद्यार्थी हैं वो क्या कि जब एक साथ कंपटीशन, मतलब कोई भी एग्जाम है, राजस्थान में तो पूरे के पूरे 3 लाख और जितने लाख बैठेंगे, तो यहाँ एक क्लास का दायरा थोड़ा सा बाहर चला जाएगा ना, दूसरे एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी भी जब वहाँ आएंगे मेरिट में, तो थोड़ा अपने ऐसे ही पता चलेगा, जैसे कोई टॉपर है तो उसको तो बुलाएंगे, इनाम देंगे भाई, 1000 रुपए दे रहे हैं, तो इधर बुला के तो वो बताएगा ना कहाँ से तैयारी की, फर्जीवाड़ा कर लिया, क्या किया, मतलब जो भी है सारी बातें। मेरा तुक्के बहुत बढ़िया है तो तुक्के की टेक्निक सीखेंगे, 5 मिनट का 15 मिनट का वो जो बातचीत होती है उसका फर्क तो पड़ता है, बाकी विद्यार्थियों को प्रेरणा मिलेगी सबको। तो ठीक है, ये प्रतिभागिता शब्द कहाँ से आया ये, हाँ 10 5 मिनट चले गए अपने, लेकिन एक प्रस्ताव है, अगर लगेगा सही तो फिर इसको एग्जीक्यूट करने का प्रयास करेंगे अपन। लास्ट एक पॉइंट और था, ब्रूनर का मानना है कि प्रतीकात्मक चिंतन के पूर्व में अपनाने के तरीके के प्रतिनिधित्व का स्थानापन्न नहीं होता, जबकि पियाजे का मानना है कि ये बदल जाते हैं। कुल मिलाकर यहाँ वो सिंबॉलिक की बात नहीं है ना कि वो जो बदलते नहीं है, एक ही जगह रहेंगे। और पियाजे तो क्या मानते थे कि जैसे ही अवस्था बदलेगी, बालक की परिपक्वता हटेगी, उसके अनुसार से पहले जो इमेजिनेशन थी उसकी वो हट जाएगी, बदल जाएगी। इस विचार को कि विकास के किसी भी पड़ाव पर कोई भी वस्तु सिखाई जाती है जिंदाबाद है, कौन है इसके लिए, ब्रूनर है। और वाटसन की मिलती जुलती बात है, किसी भी बालक को कुछ भी सिखाया जा सकता है, वो कौन है, वाटसन है। अच्छा तो सिद्धांत खत्म हो गया क्या, कौन सा सिद्धांत पढ़ा अभी हमने, बोलो, ब्रूनर, हाँ। और नाम क्या है, ब्रूनर, और सिद्धांत का नाम क्या है, संरचनात्मक निर्मितवाद, या और उपनाम है क्या, आधुनिक संज्ञानवाद भी बोल सकते हैं इसको। क्या क्या महत्वपूर्ण बातें थी बोलो, क्या क्या शब्द आए थे ब्रूनर में। एक तो पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए, वर्तुलाकार, बहुत बढ़िया, एक तो ये हो गया वर्तुलाकार पाठ्यचर्या। और क्या था, 3 अवस्थाएं थी, इनेक्टिव, आइकॉनिक और, हाँ तो ये ट्रिक बनाई ना हमने कि भाई अपने ब्रूनर है तो किसका एग्जाम दे रहा, ईआईएस का दे रहा, आईएएस का कौन दे रहा था, बुंट और टीचनर, ठीक है। वो एग्जाम देके कहाँ गए थे, फंक्शन में गए, यही गए थे ना फंक्शन में, हाँ तो ऐसे भी याद रखना। और बोलो, और क्या इसमें कोई महत्वपूर्ण शब्द आया था बोलो, अर्थपूर्ण सीखना महत्वपूर्ण मानते हैं?
आगमन विधि बिल्कुल ठीक है, पूर्ण से अंश की तरफ चलता है। और कुछ? बस भाषा है जो ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। और किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है। पिया जी क्या मानते हैं? परिपक्वता महत्वपूर्ण है ना। कभी भी कुछ भी नहीं सिखाया जा सकता, जब बालक परिपक्व होगा सीखने के लिए तभी उसको कुछ सिखाया जा सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़े क्या? अब कौन सा सिद्धांत है? मानवतावादी सिद्धांत। तो कोई समस्या नहीं, आगे पढ़ते रहेंगे तब भी अपने को। थोड़ा पानी पी लेते हैं, जो समस्या थोड़ी कंट्रोल में रहेगी। ये एकदम सरल है। अब्राहम मेस्लो, इसका भी है ना आत्म साक्षात्कार। कुछ विद्यार्थी गलत भी करके आ गए इसको। कौन कौन करके आए थे आत्म साक्षात्कार को गलत? सब होशियार होशियार है वो, है ना। इनको भी आत्म साक्षात्कार की जरूरत है। तो एक शब्द का भी कितना फर्क पड़ सकता है। देखो, आत्म सिद्धि की जगह उन्होंने शब्द क्या यूज कर लिया? आत्म साक्षात्कार। और अपने गड़बड़ हो गई, तो उसकी अंग्रेजी अगर ध्यान होती तो सही हो जाता। अंग्रेजी भी थोड़ी देखा करो। किताब से क्यों पढ़ रहे हैं उसका कारण समझ में आएगा। क्योंकि हर जगह जब भी हम देख रहे हैं तो उसके साथ का साथ नाम है जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, इसके अलावा तो और कहाँ मिलेगा। यही है सबसे ज्यादा बढ़िया। तो मानवतावादी सिद्धांत को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ह्यूमनिस्टिक। प्रतिपादक है कौन? मेस्लो, जिसको अब्राहम मेस्लो के नाम से जानते हैं। पूरा नाम अब्राहम मेस्लो, और इनके मित्र का नाम है क्या? कार्ल रोजर्स। अधिगम में मानव को केंद्रीय स्थान देता है, छात्र केंद्रित उपागम है। मानव है, मानवतावाद है, तो फिर केंद्रीय स्थान ऑटोमेटिक, और फिर मानव है वही छात्र है। आगे बात कर सकते हैं। इस सिद्धांत में श्रेष्ठ मानव, श्रेष्ठ विद्यार्थी, आत्म अभिप्रेरणा, देखो श्रेष्ठ श्रेष्ठ, आत्म अभिप्रेरणा, आत्म सिद्धि, ये शब्द है जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत इसके अंतर्गत आता है, जिसमें 5 आवश्यकताओं के प्रकार बताए गए हैं। तो सिद्धांत का नाम क्या हो गया? आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। ठीक है ना। शुरू में क्या आवश्यकता है, लास्ट में क्या आवश्यकता, बीच में क्या आवश्यकता, उसके आधार पर सेट कर दिया। और अब्राहम मेस्लो देखो एकदम, शायद तक सारे जितने फोटो देखे हैं विद्वानों के, मनोवैज्ञानिकों, उसमें मस्त आदमी है ये शायद इस बात में हंस रहे, टेस्ट वाली बात है ना। ये आइडिया कहाँ से लाया, कौन लाया, खोपड़ी, है? केवल राजस्थान जी के। इस सिद्धांत में सृजनात्मकता, मानसिक स्वास्थ्य, संबद्धता, सह अस्तित्व, मूल्य, आदर, अनुशासन, सक्रिय अधिगम, इन सब चीजों पर क्या दिया जाता है? बल दिया जाता है। आत्मसिद्धि की आवश्यकता, सम्मान पाने व देने की आवश्यकता, प्रेम, सुरक्षा, शारीरिक आवश्यकता। मैस्लो ने आत्मसिद्धि की आवश्यकता को बी मोटिवेशन कहा है। इसमें 18 मेटा घटक है जो शामिल किए हैं। तो कुल मिलाकर ये सर्वोच्च है क्या? मानव है, उसको सर्वोच्च जो आवश्यकता है वो क्या है? आत्म सिद्धि की आवश्यकता है। उससे जस्ट पहले है जो सम्मान पाने व देने की आवश्यकता है। उससे जस्ट पहले प्रेम की आवश्यकता है। उससे पहले है जो सुरक्षा की आवश्यकता है। और पहले ही पहले नंबर पे उन्होंने जो सबसे न्यूनतम स्तर है वो क्या माना था? शारीरिक आवश्यकता। ठीक है ना। और आत्म सिद्धि की आवश्यकता को जो बी मोटिवेशन का है। ऐसे कौन सी भी प्रेरणा, तो बी मोटिवेशन ध्यान है। स्व की पूर्ण कार्य प्रणाली पर बल दिया है। कौन सी कार्य प्रणाली पर बल दिया है? स्व की पूर्ण कार्य प्रणाली पर। मानव कल्याण, सह अस्तित्व, आत्म अभिप्रेरणा, आत्म सिद्धि, मूल्यों, सृजनात्मकता, आत्मनिर्देश, व्यक्तिगत विभिन्नता, सक्रिय अधिगम, आदर्श, आत्म अनुशासन आदि, ये सारे के सारे शब्द है जो किसने काम में लिया है? मेस्लो ने काम में लिया है। ये सारे शब्द है जैसे लग रहा है ना, मतलब भयंकर लेवल के आदर्शवादी शब्द है। तो मेस्लो मानवतावादी है, तो आदर्श शब्द आएंगे। बालक के लिए शिक्षा मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल देता है। बालक के लिए शिक्षा मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल देता है। रोजर्स ने स्व की पूर्ण कार्य प्रणाली, अनुभव में स्पष्टता, सामाजिक संबंध, आत्मधारणा, आत्मसिद्धि पर बल दिया है। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। तो ये शब्द समझ में आ रहे हैं? किसी को कोई शब्द लग रहा हो तो हमें बात करनी चाहिए। जैसे स्व की पूर्ण कार्य प्रणाली का मतलब क्या समझेंगे अपन? स्व में जितने आ रहे हैं, स्व अधिगम है, जागरूकता है, आत्म शब्द भी जिसके साथ आ जाता है। अनुभव में और क्या चाहते हैं? ये क्लियरिटी चाहते हैं, है ना। सामाजिक कनेक्शन, क्योंकि वो प्रेम और सुरक्षा की लिंक की बात कर रहे हैं, तो सामाजिक संबंध की आवश्यकता हो गई। आत्मधारणा और आत्मसिद्धि, लास्ट में है जो क्या आ जाएगा? आत्मसिद्धि।
अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत क्या है, कार्ल रोजर्स क्या बताते हैं, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, इनके सिद्धांत को अधिगम का आत्म सिद्धांत भी कहते हैं। इनके अनुसार आत्म संप्रत्यय का निर्माण ही अधिगम है। इसका संबंध अर्जित ज्ञान को उपयोग में लाने से होता है। अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत रुचि व तत्परता का समावेश होता है। विद्यार्थी स्वयं ही अधिगम हेतु पहल करता है। कुल मिलाकर ये महत्वपूर्ण बात कही है इन्होंने। जब विद्यार्थी स्वयं पहल करता है तो फिर ऐसी चीजें और अच्छी होती हैं। स्वयं ही मूल्यांकन करता है, सीखने पर बल, करके सीखने पर बल व सीखने की इच्छा पर बल। कुल मिलाकर लर्निंग बाय डूइंग भी है और सेल्फ इनिशिएटिव के साथ साथ वो बालक है तो इच्छा भी रखता है ना। सेल्फ इनिशिएटिव है इसका मतलब और ज्यादा प्रॉपर सीखना हो जाएगा उसका। इन्होंने है जो एक व्यक्ति में अधिगम उसके आंतरिक अनुभव व बाह्य वातावरण की परस्पर क्रिया पर आधारित होता है। अब बहुत सारे मानते हैं, जैसे कोहलर है जो क्या मानता है, या वो गेस्टाल्टवादी क्या मानते हैं, सारी की सारी जो आंतरिक क्रियाएं हैं उससे है। व्यवहारवादी क्या मानते हैं, वातावरण का फर्क पड़ता है। अब ये क्या मान रहे हैं, आंतरिक अनुभव और बाह्य वातावरण दोनों की क्या है, परस्पर क्रिया है, उसके ऊपर है जो अधिगम आश्रित हो गया। रोजर्स के सिद्धांत के दो भाग हैं, एक है संप्रत्यात्मक और एक है प्रक्रिया, प्रोसेस, और एक है क्या, कंटेम्परेरी शब्द आया है इसके लिए, संप्रत्यात्मक भाग। अब संप्रत्यात्मक भाग में संप्रत्यय पहले पढ़ गया है, कोई भी कॉन्सेप्ट हम समझते हैं वो संप्रत्यय है। अनुभव क्षेत्र है, आत्म प्रत्यय है, अहम आदर्श, अहम समरूपता, असमरूपता और आत्मसिद्धि, ये सारे सारे किसमें आएंगे बोलो, संप्रत्यात्मक भाग में। और प्रक्रिया भाग में प्रोसेस, प्रक्रिया का मतलब क्या है, जो विकास में बाधाएं आ रही है, व्यक्ति व समाज में क्या संबंध है क्योंकि गतिशील है, समय व अधिगम, ये सारे के सारे किसमें आ जाएंगे, प्रक्रिया भाग। रोजर्स, हाँ, अब क्यों हंस रहे हैं वो समझ में आ गया मुझे, लेकिन ठीक है अब जो भी है जो। कार्ल रोजर्स ने 1942 में क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा विधि का प्रतिपादन किया है। कौन सी, क्लाइंट केंद्रित। क्लाइंट का मतलब क्या हुआ, क्लाइंट किसको बोलते हैं, मरीज है ना, उसको तो कुछ और पेशेंट बोलते हैं। क्लाइंट का मतलब तो शायद ग्राहक होता है ना, ग्राहक होता है ना। स्वनियमित अधिगम, सेल्फ रेगुलेटेड की अवधारणा है जो बेरी जिमरमैन, ये थोड़ा ध्यान रख लेना, बेरी जिमरमैन है, उन्होंने इसके जैसा जैसे कोई शब्द दिया है, स्वनियमित अधिगम। अनुभवात्मक अधिगम क्या है, उसका आशय उस प्रक्रिया से है, अनेक अनुभव अनुसंधानों के द्वारा किसी नियम सिद्धांत की सत्यता का मापन किया जाता है। इसका मापन किया जाता है, किसी नियम सिद्धांत की सत्यता का मापन किया जाता है। बालक पर प्रभाव, बालक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने में, वास्तविक व सार्थक ज्ञान को प्राप्त करने में, ज्ञान स्थायी, जीवंत व सक्रिय रूप में प्राप्त होता है, शारीरिक मानसिक क्रियाशीलता व प्रयोगात्मक कुशलता का विकास करता है। तो ये सारी चीजें भी अपने को ध्यान रखनी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो, चाहे वास्तविक व सार्थक ज्ञान प्राप्त करना हो, ज्ञान स्थायी, जीवन सक्रिय रूप में प्राप्त होना, और शारीरिक मानसिक क्रियाशीलता, प्रयोगात्मक कुशलता का विकास करता है। ये सारे के सारे प्रभाव पड़ेंगे कौन से सिद्धांत के अनुसार है, अनुभवात्मक अधिगम, है ना। अब इसका सार क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अनुभवात्मक अधिगम पढ़ने, सुनने, अध्ययन, अभ्यास के माध्यम से ज्ञान व कौशलों को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। कुल मिलाकर अनुभव में कहाँ कहाँ से प्राप्त होंगे, तो पढ़ने से, किसी व्यक्ति को सुनने से, है ना, अध्ययन करने। अब पढ़ने और अध्ययन में अंतर है जो उस वीडियो में समझ में आया होगा। उन्होंने कहा था ना, रीडिंग और उसके बाद स्टडी। रीडिंग का मतलब तो क्या है, ऐसे ही लाइन टू लाइन सारी चीजें उसको ऐसे ही पढ़ना। फिर अध्ययन का मतलब क्या है, महत्वपूर्ण बातें हैं उनको मार्क करना, चिन्हित करना, कुछ ट्रिक वगैरह बनाना हो, यही सेम कहानी यहाँ पर है। और लास्ट में क्या है, अभ्यास। तो ये सारे के सारे अनुभवात्मक अधिगम में आ जाएंगे। डेविड कोल्ब का अनुभवात्मक अधिगम मॉडल, इसमें ये कोल्ब का नाम भी ध्यान रखना, डेविड कोल्ब, ठीक है ना, ये भी अलग से इनका खुद का मॉडल है। तो क्या इन्होंने कहा, चार चक्र व शैलियों का उल्लेख किया। पहला है अनुभव करना व देखना, फिर देखा हुआ है उसको देखना अच्छे से, और क्या करना, चिंतन करना, और करना व सोचना, लर्निंग बाय डूइंग है वो बात आ गई, चाहे थिंकिंग और बात आ गई। और उसके बाद लर्निंग बाय डूइंग में और क्या चीजें हैं, उनको फील करना, महसूस करना। तो अनुभव करना, देखना, देखना व चिंतन करना, करना व सोचना, करना व महसूस करना। तो ये किसने कहा है, कोल्ब ने, ठीक है ना, डेविड कोल्ब के चारों ये चार चक्र भी ध्यान रख लेना। अनुभवात्मक सीखने का चक्र कोल्ब सीखने के चार चरणों वाली सतत प्रक्रिया के रूप में देखता है, जहां प्रतिभागी प्रत्येक नए अनुभव से क्या प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्त करता है। सिद्धांत सीखने को एक समग्र प्रक्रिया के रूप में मानता है, जहां व्यक्ति लगातार सुधार के लिए विचारों का निर्माण और कार्यान्वयन करता है। कोल्ब के अनुसार प्रभावी शिक्षण तभी हो सकता है जब कोई व्यक्ति चार चरणों का एक चक्र पूरा करे, ठोस अनुभव, चिंतनशील अवलोकन, अमूर्त अवधारणा और सक्रिय प्रयोग। तो ये चक्र याद रखेंगे। चक्र में जो पहला है ठोस अनुभव, क्या है बोलो, ठोस अनुभव। दूसरा है चिंतनशील अवलोकन, अवलोकन कर रहा है लेकिन उसमें साथ में चिंतन भी कर रहा है। फिर अमूर्त अवधारणा, और लास्ट में है जो उसका सक्रिय प्रयोग।
ठोस अनुभव क्या होगा? व्यक्ति के पास एक अनुभव होता है जो अवलोकन के आधार के रूप में कार्य करता है, कुल मिलाकर उसका बेस होता है, आधार होता है। व्यक्ति को एक नए अनुभव का सामना करना पड़ता है जो सीखने का अवसर पैदा करता है। कोल्ब के सिद्धांत के अनुसार कोई व्यक्ति केवल देखकर या पढ़कर नहीं सीख सकता। लक्ष्य व्यक्ति के लिए अनुभव में सक्रिय रूप से भाग लेना है ताकि वह इसे सीख सके। कुल मिलाकर बात क्या है? जैसे कोई विद्यार्थी है, इसको अपन थोड़ा अपने हिसाब से सेट करते हैं। मान लो कि हम जो कोई क्लास देख रहे हैं यूट्यूब पे, ठीक है ना? तो कोई व्यक्ति केवल देखकर या पढ़कर नहीं सीख सकता तो और क्या करेगा? मान लो कि क्लास देख रहा है, उसमें उसमें से कोई मेन मेन चीजें हैं उसको नोट कर रहा है, और हमेशा ये नियम बना होगा, जब भी चाहे किताब से पढ़ रहे हो, नोट से पढ़ रहे हो तो भी पेंसिल वगैरह अपने हाथ में होनी चाहिए। जैसे एक पूरा पेज पढ़ा उस समय भी दो चार मेन बातें हैं उसको अंडरलाइन किया, कुछ उसमें मार्क किया, वापस एक बार उसके बारे में अपन सोच सकते हैं। तो वहां थोड़ा सा अपन जो किस रूप में भाग लेंगे, वहां सक्रिय रूप में, क्योंकि कुछ अगर मार्क वगैरह कर रहे हैं या अपने पास एक कॉपी है, बहुत सारे विद्यार्थियों को देखा है ऐसे मैंने भी, जब पढ़ते हैं तो एक कॉपी रखते हैं और कुछ मेन मेन शब्द है जो उसमें लिखते जाते हैं। अभी जैसे ये प्रक्रिया है जो अपना रहे हैं अपन, तो यहाँ पर जो निश्चित रूप से वहाँ वो क्या होगा? सक्रिय। अभी मैं भी जैसे यहाँ पढ़ रहा हूँ तो यही दूर से देखता जाऊँ उसके बजाय कुछ शब्दों को अपन, अभी वो सरल अनुबंधन शब्द है ना, वो क्यों याद रहेगा आपने? क्योंकि उसको ऐसे बक्से में बंद कर दिया। हालांकि वो पूरा कॉन्सेप्ट है जो कठिन था, लेकिन ऐसे तो ये चीज की जा सकती है। ये कौन मान रहे हैं? ठोस अनुभव की बात कौन कर रहे हैं? डेविड कोल्ब, ठीक है ना, पहला। फिर दूसरा है, कुल मिलाकर ठोस अनुभव का मतलब केवल अनुभव नहीं होना चाहिए। अनुभव है जो थोड़ा सा कैसा होना चाहिए? ठोस होना चाहिए। उसमें जो कुछ ऐसी एक्टिविटी भी ऐड होनी चाहिए जिससे वो लंबे समय तक याद रहे, है ना? केवल पढ़ना है, देखना है, सुनना नहीं है। चिंतनशील अवलोकन, मतलब आप अवलोकन कर रहे हैं लेकिन वो होना कैसा चाहिए? चिंतनशील। दूसरे चरण में व्यक्ति कोई भी निर्णय लेने से पहले अनुभव पर प्रतिबिंबित करता है। अनुभव और समझ के बीच किसी भी विसंगति के लिए विशेष रूप से नोटिस दिया जाता है। लक्ष्य व्यक्ति के लिए स्थिति की समीक्षा करना और अनुभव के पीछे का अर्थ है जो खोजना, इसको क्या कहेंगे? चिंतनशील अवलोकन। हम आज मन में ही मन में किसी, हम जो चाहते हैं उसके बारे में जो सोच रहे हैं, ऑब्जर्वेशन के साथ साथ अगर सोच भी रहे हैं, तो पुराने अनुभव और हमारी जो समझ है उसके आधार पर हम सही निर्णय तक पहुंचेंगे। फिर सार अवधारणा, कौन सी अवधारणा? सार अवधारणा। अमूर्त अवधारणा में व्यक्ति अपने अनुभव को समझाने के लिए सिद्धांत विकसित करता है। यह विश्लेषण अक्सर एक नए विचार को जन्म देता है या पहले से मौजूद अवधारणा को बदल देता है, क्योंकि नई चीजें आएगी तो निश्चित रूप से तो अवधारणाएं जो बदलेगी। इस चरण में व्यक्ति आवर्ती विषयों, समस्याओं या मुद्दों की पहचान करता है जो उन्हें नए सीखने के अनुभवों में मदद करेंगे। लक्ष्य उन अवधारणाओं को बनाना है जिन्हें वे भविष्य में लागू कर सकते हैं। तो ये हो गया क्या? सार अवधारणा। अब हमें जो टारगेट क्या बना के चल रहे हैं उसके हिसाब से हमें जो प्रयास करना चाहिए। फिर लास्ट है क्या? सक्रिय प्रयोग। अंतिम चरण में व्यक्ति अनुभव में सीखी गई बातों को दूसरी स्थिति में क्या करते हैं? लागू करते हैं। कुल मिलाकर लागू करना ही क्या कहलाएगा? प्रयोग। तो प्रयोग है जो वो कैसा होना चाहिए इनके अनुसार? सक्रिय होना चाहिए। अपने सिद्धांतों का उपयोग समस्याओं को हल करने में, निर्णय लेने, लोगों और या घटनाओं को प्रभावित करने के लिए करते हैं। शिक्षार्थी जोखिम लेता है और सिद्धांतों को लागू करता है देखने के लिए क्या परिणाम होगा। लक्ष्य विभिन्न और नई स्थितियों में अवधारणाओं का परीक्षण करना है ताकि सुधार के तरीकों की खोज की जा सके। मुख्य रूप से चार कारक होते हैं, और चार कारक कौन कौन से होते हैं? तो देखो, अनुभव करना, निरीक्षण करना, इसके अलावा जो संकल्पना और परीक्षण, है ना? तो उस चक्र में जो चार शब्द आए थे वो बोलो एक बार। पहला ठोस, क्या? ठोस अनुभव। फिर दूसरा क्या था? चिंतनशील अवलोकन। फिर तीसरा क्या था? सार अवधारणा, अवधारणा था। और लास्ट क्या था? सक्रिय प्रयोग, है ना? प्रयोग कैसा हो? सक्रिय हो। एक बार देखो, है ना? सार अवधारणा है, इससे पहले चिंतनशील अवलोकन है, और पहला क्या था? ठोस अनुभव। ठीक है, ये जो चक्र है, क्या है? चक्र। और ये चक्र किसने दिया? डेविड कोल्ब ने। अनुभव करना, निरीक्षण करना, ये चौथे उस चक्र में है, चक्र के चौथे चरण में है, संकल्पना परीक्षण। डेविड कोल्ब अधिगम चक्र के चार, अनुभव करना, निरीक्षण करना, संकल्पना और परीक्षण। चार कारक है किसके? अधिगम चक्र के चार कारक है। तो चार कारक कौन से हैं? पहला क्या? अनुभव करना। दूसरा क्या? निरीक्षण करना। तीसरा क्या? संकल्पना। और लास्ट में क्या? परीक्षण। तो अनुभव, निरीक्षण, संकल्पना और परीक्षण, ये है जो कारक है। और बाकी चक्र है उसमें जो चार पॉइंट थे उसमें पहला ठोस अनुभव था, दूसरा चिंतनशील अवलोकन था, और अवधारणा कैसी? सार अवधारणा, और प्रयोग कैसा? सक्रिय। और ये चार कारक भी ध्यान रखेंगे, अनुभव, निरीक्षण, संकल्पना और परीक्षण। फिर ये कुछ एक दो और नाम आगे देख लो। GH मिड, प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया सिद्धांत दिया। मिड ने कौन सा दिया? प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया सिद्धांत। पुस्तक लिखी थी माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी।
इस सिद्धांत में स्व सृजनात्मक क्रियाशील और विशुद्ध रूप के आधार पर व्याख्या की गई है। स्व की दो अवस्थाएं बताई हैं, मी और आई। ये थोड़ा ध्यान रख लेना, ये किसका है? मीड का है। और मी और आई की बात मीड करता है, ऐसे ध्यान रख लेना। प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया सिद्धांत दिया है, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक है। तो एक सिद्धांत अपना कंप्लीट हो गया क्या, बोलो? हो गया क्या? हेलो। हाँ नमस्ते, बोलो। मैं क्लास में हूँ। आप आप कौन बोल रहे हो? हाँ 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 बिल्कुल आ जाओ, ये बड़ी बिल्डिंग है यहाँ पर। आ जाओ आगे। ये दोनों चौराहे के बीच में जो बिल्डिंग है ना, यहाँ पर पेट्रोल पंप से पहले जस्ट। हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। कुल मिलाकर ये सिद्धांत पूरा हो गया जो बढ़िया रहा।